अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, अब आ रही है। कैसे हैं सर? जी शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर। वो ना फंसा हुआ एक चीज पे, तो मुझे काइंडली जरा थोड़ा गाइड तो कीजिएगा। फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम वो पढ़ने लग पड़ेंगे। जी जी। सर मैं ना एक इंपोर्ट कर रहा हूँ फेस रिकग्निशन पाइचाम में। वो एरर दे रही है। मैंने सारे जतन करके देख लिए हैं, पीआईपी से पीआईपी 3 से वर्जन अपडेट करके और बाकी लाइब्रेरीज ऐड करके, लेकिन वो फिर भी मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहे हैं? सर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। अच्छा, जो है कॉन्फ़िगर ही फेस। नहीं हो पा रहा। हाँ जी। नहीं, मैंने वो लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट करते हैं तो वो कहती है कि ये है ही, ये पहले वो प्रॉब्लम। कह रहा था पीआईपी वर्जन आपका सही नहीं है। वो मैंने चेक किया, वो लेटेस्ट है मेरा। सी मेक भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, और नमपाई भी है, ओपन सीवी भी है। तो नहीं, प्रॉब्लम आ क्या रहा है? प्रॉब्लम कोड लिखते हैं तो उस कोड में वो लाइब्रेरी को आइडेंटिफाई नहीं करता पीएपी करने के बावजूद भी, नहीं सर, वो या उसको वो रिकॉग्नाइज पैकेज इंस्टॉल हो अंडरलाइन रहा? किया था। पैकेज इन इंस्टॉल हो रहा। पैकेज किसी और सोर्स से ढूंढ के कर लें। ये भी हो सकता है कि जो पैकेज आपने ढूंढा हुआ है जी सर। वो उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन का इशू हो और वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल ना हो पा रहा हो। आप इसी सर पैकेज को कहीं और से डाउनलोड करें, किसी और जी सोर्स सर। से, तो उसको फिर अपने पास इसके थ्रू इंस्टॉल करें। सर मैं ना ये पाइचाम में करा था, मैंने स्पाइडर में कॉपी किया। स्पाइडर में तो ऑब्वियसली वो किसी किस्म का एरर इस तरह का नहीं देता। तो मैं फिर अपना जी, एनवायरनमेंट ही बदल लूं फिर। एनवायरनमेंट बदलने जरूरी चीज ये होती है कि एक दफा काम आगे चलना चाहिए। इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना, सम टाइम ये दो दो तीन तीन हफ्ते ले लेते हैं। तो आप मेन काम से हटे होते हैं, और ये वो चीज है जिसको आप रिपोर्ट, जिसके लिए भी काम करें उसको क्या रिपोर्ट करें कि जी मैं, मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया। तो अगर जी सर। आपका स्पाइडर में काम हो रहा है तो जस्ट जी डू सर। इट एंड गो अहेड। मतलब स्पाइडर भी तो ठीक ही इन्वायरमेंट है ना, इसमें क्या मसला है? जी सर। और सर थोड़ा सा ना गाइड ये कीजिएगा कि फेस रिकग्निशन ऐप बना रहा हूँ ये प्रोजेक्ट के तौर पे यूजिंग योलो ओपन सीवी। हम्म। और एंड्रॉयड में सर ने कहा था, मैं तो वो उसके लिए कीवी यूज कर रहा हूँ। अब मैं ये टेक्नोलॉजीज के यूज के अंदर जरा फंसा हुआ हूँ कि विच फर्स्ट एंड विच नेक्स्ट। अच्छा, तो सवाल एग्जैक्टली है क्या? सर मैं आपको ईमेल कर दूं पूरी क्वेरी। हाँ, पूरी क्वेरी जो है ना उसमें क्वेश्चन वाजे करके 1 2 3 करके लिखने हैं आपने क्वेश्चन, फिर उसका जवाब मैं मैं दूंगा। सर सिनेरियो में सिनेरियो भी लिखा हुआ है मैंने, नहीं और ना तो मैं बेशक ना। मुझे कॉल कर लीजिएगा, नंबर है ना मेरा। जी सर, नंबर है मेरा। मैं एक दफा आपको सेंड कर देता हूँ ताकि आपको हाँ, एक लिख दफा वो लिख दें और फिर आइडिया हो। बेशक वो वी कैन डिस्कस और काम। मैं सर आपको भी भेज देता हूँ। मैं ना कुछ हफ्ते से बड़ा फंसा हुआ इस चीज पे, और करना चाह रहा हूँ, हो नहीं रहा। नहीं, इंशाल्लाह ये इट्स अ गुड एफर्ट, अच्छा हो जाएगा जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। और अच्छा, सर आज मैंने बच्चों को पूछना ये था कि हम मशीन लर्निंग के लिए भी हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो क्या मैं इस प्रोजेक्ट को आपके मुताबिक, जिस तरह आप कहेंगे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करके, इसको मशीन लर्निंग के लिए कर सकता हूँ? है तो ये मशीन लर्निंग का ही काम ना, जी इमेज सर। रिकग्निशन जो आपने करनी है वो मशीन लर्निंग का ही काम है। सर मैंने पहले लेकिन मेरे प्रपोजल पास, बनाया था किसी मैं और। मैं आपको बताता हूँ, क्लास में जो आप में से अच्छे लोग हैं, मेरे पास दो तीन इस वक्त ऑनगोइंग कुछ डाटा सेट्स हैं जिन पे मैं खुद काम करवाना चाह रहा हूँ। तो आप में जी से सर। जो इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं खुद प्रोजेक्ट दे दूंगा। जी ठीक है? सर। आप तो ये ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, आप इसी पे ही काम करें, और इसी का एक पोर्शन जो है वो आप हमारे लिए सबमिशन दें। इन प्रिंसिपल तो आपका भी क्लासिफिकेशन का ही काम है ना। जी सर, क्लासिफिकेशन ये सारी। तो ये सारी क्लासिफिकेशन है। इस क्लास आज हम क्लासिफिकेशन की एवेल्यूएशन पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें आपको बहुत सारे सवालात का जवाब मिल जाए जो
आपके ज़हन में हो कि कौन सी अप्रोच यूज करूँ, कौन सी ना करूँ, क्या हो। एक तो जरा क्लास में अपने सारे दोस्तों को जो अभी तक नहीं आए उन्हें मैसेज करें कि फौरी तौर पे आए। आज की क्लास, जी सारी सर। क्लासेस एक तरफ और आज की क्लास एक तरफ। आज हमने इवैल्यूएशन पढ़नी है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जो समझ जाएगा वो समझेंगे, जो एनालिटिकल माइंडसेट है ना वो आज की क्लास से आपका ऑन हो। भी हमने ये तो सीख लिया कि ये भी क्लासिफायर लगा दो, वो भी लगा दो, वो भी लगा दो, रिजल्ट्स निकली आ रहे हैं और हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख के कह रहे हैं कि ये अच्छा तो ये बुरा। जी तो सर। इससे आगे और क्या क्या चीजें देखनी होती हैं किसी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को अच्छा बुरा कहने के लिए, कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए। जी सर। ठीक है, तो जी सर। इन चीजों के लिए आज की क्लास है। सर मैं ग्रुप में तो मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। जी, मैसेज ड्रॉप कर देंगे, सर सर। कह रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो फौरी तौर पे ज्वाइन करें। जी सर। वेट करता हूँ और एक आध मिनट। सर ये मैंने आपको ईमेल कर दी है। ठीक। जी सर, उसमें सिनेरियो मैंने किए थे, बाकी हम सर पे बात कर लेंगे इस ठीक। अरकम आ गया? यस सर। अरकम तुम्हें मैं खुद प्रोजेक्ट दूंगा इस कोर्स का, ठीक है? ठीक तुमने है उस पर सर। काम करना सही है सर। है। इमेज प्रोसेसिंग पे और कौन काम कर रहा है? इमेज का भी हमारा एक है प्रोजेक्ट, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग। सर हमारे एआई के अंदर तो तकरीबन सारे बच्चे यही काम कर रहे हैं, जो कुछ मोबाइल ऐप बनाएंगे, जैसे मैंने मोबाइल ऐप बनानी है एंड्रॉइड, और कुछ अपना डीएलडी को यूज करते हुए वो अपना मशीन रास्पबेरी पाई से खुद बना रहे हैं हम्म। और इस तरह कर रहे हैं। तकरीबन सारे सर इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कि यहाँ पे हमारे कितने इस लोग हैं जो मैं ये, क्योंकि वो प्री प्रोसेसिंग जरा अभी जैसे हमने अभी तक जो प्री प्रोसेसिंग पढ़ी है वो नंबर्स की गेम की है। एक्सेल में नंबर्स हैं जिनको हम प्री प्रोसेस कर रहे हैं। अभी मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा क्लस्टरिंग वगैरह को टच कर लें आने वाले एक दो लेक्चर्स में, ताकि हमारी जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसका आपका सेंस जो है वो बन जाए अच्छे तरीके से। और फिर मैं कुछ लेक्चर्स जो हैं वो टेक्स्ट के ऊपर दूंगा कि टेक्स्ट डाटा की प्री प्रोसेसिंग कैसे की जाती है और उसके ऊपर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को हम चला के देखेंगे। तो ये थोड़ा सा वो एक डिफरेंस आ जाता है ना डाटा के मोड का। इसको क्या कहते हैं? आपने एक लफ्ज सुना होगा, मल्टी मोडल सिस्टम्स, सुना? मल्टी मोडल। तो वो जो यस मोड सर। होता है वो यही होता है कि मोड, एक मोड उसका टेक्स्ट का है, एक नंबर्स का है और एक इमेज का है, फिर वीडियोस का है। तो ये अलग अलग मोड्स ऑफ डाटा होते हैं सारे। इसमें मल्टीमीडिया का डाटा अलग कहलाता है, टेक्स्ट का डाटा अलग कहलाता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है वो, और सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, वो उसकी स्ट्रक्चर की बेस पे वेरिएशन होती हैं और नेचर ऑफ डाटा के ऊपर भी वेरिएशन। इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मल्टी मोडल। MODE मोड होता है ना। हम कहते हैं कि ये किस मोड में आपने चलाया है। मोबाइल्स को भी हम डिफरेंट मोड्स में चलाते हैं ना। गेम के मोड में अब हम चला रहे हैं, अब हम एनर्जी, बैटरी लो हो गई है तो एनर्जी एफिशिएंट मोड में ये चला गया है। ये मोड का लफ्ज जो है वो डिफरेंट नोशंस हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम्स के हवाले से, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के हवाले से जो मोड का लफ्ज है मल्टी मॉडल, वो नेचर ऑफ डाटा, जब एक सिस्टम कई तरह के डाटा को इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है तो उसको हम मल्टी मॉडल कहते हैं। एनीवे, ये स्लाइड्स पे वाली है। यस सर। ये मैं ढूंढ रहा था क्लासिफिकेशन की वैल्यूएशन मॉडल्स के लिए, तो इंटरेस्टिंगली ये उस्ताद मोहतरम की स्लाइड्स मेरे सामने आ गई। ये पॉलिटेक्निको डे मिलानो से मैंने PhD की हुई है और प्रोफेसर पियर लुका लांजी से मैंने कोर्स भी पढ़ा हुआ है। तो ये उनकी स्लाइड्स हमारे सामने आ गई। वन ऑफ द वेरी गुड एंड एक्सीलेंट टीचर्स में से एक टीचर्स थे ये वहाँ पे। तो बड़ी अच्छी स्लाइड्स बनी हुई हैं, तो हम उन्हीं को थैंक यू करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम
ये स्लाइड से क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. सर आ रही है। आज असल में मेरे बच्चों ने मुझे एक हेडफोन ला के दिया, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है मैंने, और मैं पहली दफा इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार सही आ रही है नहीं आवाज? सर सही आ रही है, सर सही Yes, आ sir. रही है। बिल्कुल सही आ रही है। फोटो ओके। तो ये जो एवेल्युएशन है, अच्छा आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो गया ना, तो तसल्ली से आप लोगों ने बैठना है, ठीक है? ओके सर नो प्रॉब्लम। वो हमारी क्लास, वो किधर गया हमारी क्लास में, पिछली क्लास में था, क्या नाम था उसका? जुम्मा पढ़ने के उसको बड़े वो हो जाता था। पता नहीं सर कौन है, अब नहीं करता सर। सर अब नहीं करता, वो पता नहीं कौन। अच्छा खैर, वैल्यूएशन अभी हमने कितने क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स पढ़े, कौन बताएगा? करो, कौन कौन से सर पढ़ लिए? प्लस हमने सर केना नेबर्स पढ़ा है, नियर के नियर्स नेबर्स। उसके बाद सर हमने ये नेविजन पढ़ा था, और उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा है, डिसीजन ट्री पढ़ा SVM भी। है, SVM, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक और रिग्रेशन, नाइव logistics बेसियन, है ना? कितने? यस 5 6 7 पढ़ लिए हमने, है ना? यस अब ये है कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है उसके ऊपर हमने यही वाले एल्गोरिथम्स और इनके कुछ हल्के फुल्के वेरिएंट्स अप्लाई करने हैं, है ना? टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे भी आप लोग अब जो काम कर रहे हैं, नंबर्स पे भी यही हम अप्लाई कर रहे हैं, टेक्स्ट पे भी हम यही अप्लाई करेंगे, और फिर अगर कोई सही मल्टीमीडिया डाटा आ जाता है, इमेज या वीडियोस का, तो उस पर भी हम यही अप्लाई करेंगे। फर्क कहाँ आएगा? प्री प्रोसेसिंग पे, कि उस डाटा को कन्फॉर्मेंट कैसे बनाना है इस चीज पे, कि ये वाला एल्गोरिथम उस पर अप्लाई हो जाए। एल्गोरिथम्स ने अंदर खाते एक ही काम करना है, वो हमें समझ आ गई है कि उन्होंने कैसे काम करना है। तो चूंकि नंबर से चीजें जरा ज्यादा आसानी से समझ आ जाती हैं, तो नंबर्स की एग्जांपल्स इस लिहाज से पढ़ने पढ़ाने के लिए बड़ी यूजफुल होती हैं हमेशा। तो इनिशियल जो हमारी लर्निंग होनी चाहिए वो इसी पे होनी चाहिए। तो ये तो होगी बड़ी जबरदस्त बात। अब सवाल अगला ये है कि यार इतने सारे एल्गोरिथम्स हमने अप्लाई किए हैं, तो कौन सा जो अप्रोच है, क्लासिफिकेशन अप्रोच, वो मेरे किस प्रॉब्लम के लिए सही है और किस प्रॉब्लम के लिए नहीं सही, और अगर सही है तो किस कदर सही है, ये सारी चीजें अभी भी क्वेश्चन मार्क। हमने ये देख लिया कुछ लीनियर क्लासिफायर्स हैं, कुछ नॉन लीनियर क्लासिफायर्स हैं, तो ठीक हो गई, सारी बात अपनी जगह हो गई, लेकिन हम रिजल्ट्स की बुनियाद पे कैसे इंटरप्रेट करें, तो इस काम के लिए फिर एवेल्यूएशन मेजर्स बने। एवेल्यूएशन मेजर्स के का काम ये होता है कि वो हमें दे वर्क लाइक डिफरेंट मीट्रिक्स। मीट्रिक समझते हैं ना आप? जिस तरह हम कहते हैं कि रेस लग रही है, तो रेस लगने में हम क्या मीट्रिक रखें? जो जितना तेजी से वक्त टाइम होगा हमारा मीट्रिक, कि यार ये डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को सबसे कम टाइम में इसने तय कर लिया, लिहाजा ये ठीक हो। तो ये एक मीट्रिक है, समझ आ गई? हम एक घर बनाने जाते हैं, तो घर बनाने में हम कहते हैं कि यार कम से कम पैसा लगे, वक्त ये वाला बिल्डर वक्त कितना ले रहा है, पैसा कितना पर स्क्वायर फीट हमसे कितने पैसे ले रहा है, ठीक है? तो ये वाली दो चीजें अब उसमें सामने आ गई कि वक्त कितना लगा रहा है और पैसा कितना ले रहा है। अगर हैविंग सेड दैट कि वो सेम क्वालिटी का घर ही बना रहा है, assumption ये है। तो इस तरह मल्टीपल मेजर्स फिर हमारे पास आने शुरू हो गए। तो जो एक्यूरेसी है या जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो तो हमने देख लिया, लेकिन उसके अलावा भी क्या कोई मेजर्स हैं, और हम किस तरह से उन मेजर्स का को इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ सवालात आपको इस ब्लू स्क्रीन नजर आ रही है। इस ब्लू स्क्रीन पर कुछ यस सवालात हैं जो कि हम आज इनका अगर हम अहाता कर लें, इनको हम कवर कर लें, तो उससे हमें बात समझ आ जाएगी कि एवेल्यूएशन में कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। जैसा कि हमने अभी तक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बड़ा कैटेगोरिकली देख लिया हुआ है, उसकी हमें काफ़ी समझ आ गई है, हम वहीं से स्टार्ट लेंगे चीज़ों को डिस्कस करना, और उसके बाद दीगर क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं वो देखें। फिर रिलायबल एस्टिमेट्स कैसे लिए जा सकते हैं, दिस इज द नेक्स्ट थिंग। फिर जब जो अभी मैंने बात जहाँ से स्टार्ट की कि इतने सारे क्लासिफायर्स हैं, तो किसको हम कहें कि यार ये ठीक है और ये नहीं ठीक।
तो यहाँ पे नेचर ऑफ प्रॉब्लम जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है। ये जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर 3, यहाँ पे प्रॉब्लम की जो नोयत है उसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है। इसकी एक क्विक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हमने किसी की बीमारी की शनाख्त करनी, ठीक है, तो बीमारी की शनाख्त से शुगर है या नहीं है। तो अगर शुगर को हमने आइडेंटिफाई करना है तो वो अगर हमने एक बंदे को जिसको नहीं है और उसको हमने कह दिया, इस वर्षा दूसरी गलत बात क्या हो सकती है कि एक को शुगर है और हमने कह दिया कि नहीं है। इसकी क्रिटिकलिटी का एक लेवल है कि यार एक मरीज को आप कह रहे हैं कि तुम मरीज नहीं है, या एक बंदा मरीज नहीं है और उसको आपका सिस्टम कह रहा है कि आपको ये मर्ज है। दूसरे नंबर पे क्या है कि एक मेटल डिटेक्टर गेट आपने बनाया है, उसमें से एक बंदा गुजर रहा है और उसके पास कोई मेटल है या नहीं है ये आपने आइडेंटिफाई कर। तो दोनों की जो क्रिटिकलिटी है उसमें फर्क नजर आ रहा है आपको? उसमें हमने अगर हमें मेटल को सही तरीके से इतना डिटेक्ट नहीं भी कर पाए तो किसी की कोई इतना मसला तो नहीं है उस बात। तो जो हैवी मेटल होगी वो तो एनीवे डिटेक्ट हो ही जाएगी। कोई लाइट वेट सी कोई चीज की रिंग लेके जा रहा है या किसी ने जेब में काफी सारा वो चाबियां डाली हुई हैं, तो उसको अगर वो नहीं भी आइडेंटिफाई कर पा रहा तो नॉट अ बिग डील। लेकिन बीमारी के केस में क्रिटिकलिटी का लेवल फर्क है। फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि अगर वो मोरलेस एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं मॉडल, फिर क्या करें? किसके सर पे हाथ रखें कि यार ये मॉडल हमारे लिए ज्यादा यूज। ये सवालात समझ आए हैं? ये वो सवालात हैं जो लास्ट पूरा वाला फिर जब समझ हम नहीं आया। कि अगर जैसे आप जिस तरह कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपने बनाया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जिस तरह 7, हम मुझे जो याद पड़ रहा है सबसे कम जो गलत थे वो 7 थे। तो अगर दो मॉडल्स के 7 आ जाते हैं कि उन्होंने गलत 7 किए, एक ने 5 और 2 करके 7 कर दिए हैं, एक ने 4 और 3 करके 7 कर दिए, ठीक है, जो फॉल्स वाले हमारे नंबर हैं, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को हम देख रहे हैं ना गलत में। इतनी बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। अब दोनों में ही 7 गलत है, तो उसकी एक्यूरेसी अगर आप देखेंगे तो अगर 100 थे हमारे, जिस तरह हम एग्जांपल जो ले रहे हैं केस स्टडी, उसमें 100 टेस्ट सेट में डाटा था, तो इसका मतलब 93 ठीक थे और 7 गलत थे, तो दोनों की एक्यूरेसी कितनी आई? 93। 93%। तो जब दोनों की 93% है तो फिर किसको कहें कि यार ये वाला यूज कर ले? ये है इसमें आखिरी में बात। समझ आ गई? ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे अब जाते हैं। इन सारी चीजों को हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर। तो मॉडल इवैल्यूएशन इज द फर्स्ट। मैट्रिक्स क्या है, यानी कि मेजरमेंट्स कौन कौन सी लेनी है। जिस तरह कंफ्यूजन मैट्रिक्स है और वो ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव से मिलके एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनता है। तो क्या उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रिलायबल एस्टिमेट्स कैसे हम ले सकते हैं, कंपैरिजन कैसे करना है, मॉडल सिलेक्शन कैसे करना है, ये हमारी वही वाली जो पिछली स्लाइड वाली बात थी। लेट्स स्टार्ट विद कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसका एक क्विक रिफ्रेशर। वैसे तो हम इसको हर एक उसमें देखते हैं, लेकिन आज हम इसको जरा थोड़ा सा जिसको अभी तक इसकी मुकम्मल समझ नहीं आई थी, उम्मीद है कि आज इस बात की मुकम्मल समझ आ जाएगी। सो ये ट्रू क्लास है जो एक्चुअली हमारे टेस्ट सेट के अंदर जो हमें पता है कि वो क्या है। जिस तरह हम कह देते हैं कि ये सेंटिमेंट एनालिसिस है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव बात की है, इसमें नेगेटिव बात। हम कह देते हैं कि यार ये डिजीज है, ये डिजीज नहीं है, ये मेटल, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल नहीं है। दोस्त हेलो, मैं तो अपने आप को म्यूट कर लूँ। सॉरी सर, वो हाथ लग गया था मेरा। कोई बात नहीं बेटा, ये काइंडली यूज करते हैं। दूसरी चीज आ गई प्रिडिक्टेड क्लास। प्रिडिक्टेड क्लास जो है उसमें अब ये है कि हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, सिस्टम क्या कह रहा है। ये कौन है प्रिडिक्टेड में? कौन है? सिस्टम। और ये कौन है? एक्चुअल डाटा। तो जब एक्चुअल डाटा और सिस्टम दोनों एक ही बात कहते हैं
तो ये यस, और यस का मतलब है कि सिस्टम भी कह रहा है कि ये पॉजिटिव है, और क्लासिफायर ने भी इसको यही कहा। तो हम ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की नोशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप ये याद रखें, पी और एन जो है वो सिस्टम से एसोसिएटेड। सिस्टम कह रहा है पॉजिटिव, सिस्टम कह रहा है पॉजिटिव, सिस्टम कह रहा है नेगेटिव, सिस्टम कह रहा है नेगेटिव। सो दिस पी एंड एन बिलोंग्स टू व्हाट द सिस्टम सेज। ठीक है, ये जो प्रिडिक्टेड क्लास, प्रिडिक्शन सिस्टम ही करता है ना। और ये ट्रू क्लास जो है ये वो है जो हमें टेस्ट डाटा से पता है। तो अगर जो उसने पॉजिटिव कहा है और वो सही कहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रू। उसने पॉजिटिव कहा है लेकिन गलत कह दिया तो हम उसे क्या कह देंगे? फॉल्स। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है ये इस एक्चुअल डाटा की बुनियाद पे हमारी उसकी एट्रीब्यूशन है कि जो सिस्टम कह रहा है वो ट्रू है तो उसके साथ ट्रू लगा दें, अगर जो सिस्टम कह रहा है वो गलत है तो उसके साथ फॉल्स लगा दें। पॉजिटिव नेगेटिव उसने जो कहना है वो कह दिया हुआ। समझ आ गई? ये सबसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की कि प्रिडिक्टेड में कौन से ये पी और एन यूज होता है या टी और एफ यूज होता है प्रिडिक्टेड के लिए? पी और एन इस्तेमाल हो। ठीक हो गया? और ये जो हमने उसकी एवेल्यूएशन करनी है एक्चुअल डाटा से देख के, उसके लिए हमने से कहना है, जिस तरह हम सवाल चेक करते हैं ना, हम कहते हैं ट्रू। ठीक हो गया, ये आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उसके लिए ट्रू और फॉल्स हो। यहाँ इतनी बात सबको समझ आ गई? ये बात समझने के बाद अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स और ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स और जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अगर किसी को ये समझ आ गई है तो इसको याद करने की आपको कभी भी जरूरत पेश नहीं है। अच्छा, ये जो चार है ना, ये जिस तरह ये लिखा हुआ ना फोकस लफ्ज, फोकस के अंदर FOCUS लिखा हुआ, ये अल्फाबेट्स इसके अंदर यूज है। जो बहुत सारे एवेल्यूएशन की टेक्निक्स हैं उसके अंदर ये ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये जो है ये अल्फाबेट्स की हैसियत, इन्हीं से फिर आगे हर चीज बनती। तो ये ओवरऑल जो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो भी इन्हीं नंबर्स में आप देख रहे थे फिल हुई हुई चीजें थी कि अगर पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ही कर रहा है और नेगेटिव वाले को नेगेटिव कर रहा है, सारे ही ठीक कर दिए तो ये फॉल्स में कुछ भी नहीं होगा, 0-0 होगा। आइडियली इन दोनों में अगर 0 आ जाए, पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव्स भी कोई ना हो और फॉल्स नेगेटिव्स भी कोई ना हो, तो सब कुछ ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ही होगा। तो उस केस में तो 100% काम कर रहा है हमारा सिस्टम। लेकिन इन रियलिटी ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, हमने करके भी देख। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये चार चीजें, ये अल्फाबेट्स हैं। इन अल्फाबेट से आगे ड्रिवन कई सारे और मेजर्स, इंटरेस्टिंग मेजर्स, जो कि और डीपर एनालिसिस करने में हमारी मदद है। सबसे पहला मेजर जो है वो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी क्या कहती है कि कितना सही काम किया है, टोटल काम कितना किया है और उसमें से सही काम कितना किया है। तो एक्यूरेसी की जो इंट्यूशन है वो क्या है? टोटल काम फिर इसने क्या किया है, टोटल काम ये चारों को मिला के टोटल काम बन गया कि कितने ट्रू आइडेंटिफाई किए हैं, कितने फॉल्सेस आइडेंटिफाई। तो बीच में से सही काम कौन सा है? जो कुछ उसने ट्रू ट्रू कर दिया है वो सही काम है, बाकी सब उसने फजूल ही काम किया। तो जितने फॉल्स नेगेटिव और जितने फॉल्स पॉजिटिव वो लेके आए वो सारे उसकी गलतियां ही हों। तो दुरुस्त काम डिवाइडेड बाय टोटल काम, तो दिस इज इट, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय एवरीथिंग। तो ये याद रहेगा कि ट्रूज डिवाइडेड बाय एवरीथिंग इज द एक्यूरेसी। ठीक हो गई बात? Yes. अब ये एक बड़ी पैराडॉक्स है एक्यूरेसी की, which actually tells us कि टू क्लास प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ क्लास 0 एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास 9990 है, और क्लास 1 एग्जांपल्स जो हैं वो 10 है। मिसाल के तौर पे बीमारी है, कैंसर डायग्नोज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं, बहुत कम लोगों को कैंसर है, ज्यादातर लोगों को नहीं है। तो 10,000 में से 10 लोगों को कैंसर निकला, बाकियों को नहीं था। इसी तरह बैंक की ट्रांजेक्शन हो रही, तो बैंक में मेजॉरिटी ट्रांजेक्शन ठीक हो रही, बहुत कम फ्रैक्शन जो है उसके वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है। ये दोनों इसी नोयत के प्रॉब्लम्स बनेंगे ना, जिसमें ऐसा डाटा में बाइस डाटा नजर आएगा कि जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज्यादा दफा हो रही है
और नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत कम दफा हो रही है। बैंक वाला चलेंगे अगर सारी आधी ट्रांजेक्शन है उनकी फ्रॉड पे चले, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो यस ये जो है अरकम का शैतानी दिमाग ऑन हो जाता है। अरकम कहता है कि ऐसी की कैसी, मैंने क्लासीफायर बनाए हैं, क्लासीफायर की एक्यूरेसी आ रही है 96, 97, 92। मैं ऐसा करता हूँ, मैं सारे के सारे डाटा को ना 0 क्लास में मैप कर देता हूँ। सारे के सारे डाटा क्या करता हूँ, मेजॉरिटी 0 डेटा क्लास में। उधर है। हाँ, जब वो सारों को 0 क्लास में असाइन कर देगा तो कितने गलत हों? मतलब ये वाले तो सारे ठीक हो गए ना, यही गलत हुए ना। तो मैंने जितने टोटल देखे तो 9990 आउट ऑफ 10,000 मेरे ठीक आए। एक्यूरेसी क्या आई? 99.9। है ना। 99.9 तो अरकम ने क्या किया, अरकम ने बिल्कुल ही अबल गोल कोई क्लासीफायर नहीं लगाया, ये फेल्स लगाया सिर्फ, फेल्स भी नहीं लगाया, बस एम ही एक ना फंक्शन कॉल कर दिया ऊपर ना। मेरे जैसा टीचर था, कोडिंग शोडिंग आती नहीं थी, तो उसने क्या किया कि सर को एक फंक्शन बना के दिखा देता हूँ, फंक्शन के अंदर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं सी आ रही फंक्शन की लिखा है। ठीक हो गया, तो फंक्शन चलिया, सारा कुछ हो गया। अरकम ने एंड पे दिखाया, सर ये देखें 99.9% एक्यूरेसी मेरे सिस्टम की आ रही। सर ने भी पंगड़े डाले, अरकम ने भी पंगड़े डाले और जबरदस्त हो गया। तो असल में हुआ क्या, असल में अरकम का, ओहो कौन है भाई और बड़ा नाद, बंद कर अपना माइक। तो असल में क्या हुआ कि हमने तो प्रेडिक्शन की, हमने तो हर क्लास को बड़ी क्लास वाले जिसके नंबर इंस्टेंसेस ज्यादा थे वो वाला असाइन किया। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारी ये जो एक्यूरेसी है वो मिसलीडिंग है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी इज मिसलीडिंग बिकॉज मॉडल डज नॉट डिटेक्ट एनी क्लास 1 है, क्लास 1 का उसने कुछ भी डिटेक्ट किया ही नहीं। तो क्योंकि अरकम जैसे शरारती ज़हन के लोग मौजूद रहेंगे, लिहाजा फिर हमें एवेल्यूएशन के अंदर ऐसे तरीका करना चाहिए कि अगर कोई शरारत करे तो पकड़ा भी जाए। तो उस सूरत में ये एक बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग, व्हाट इज इट, कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट, हाँ, कॉस्ट मैट्रिक्स कहता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मिसक्लासिफाइंग एग्जांपल्स ऑफ टाइप एक्स। कि हमने किसी भी एक टाइप की, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे ये इसको सारे को क्या कर दिया, एक ही क्लास में प्रेडिक्ट कर दिया, सबको कहा कि क्लास 0 है। इसका मतलब है कि क्लास 0 के तो सारे सही हो गए, लेकिन क्लास 1 के कुछ गलत हो गए प्रिडिक्ट, है ना। तो क्लास 1 को गलत प्रिडिक्ट करने की क्या कॉस्ट है और क्लास 0 को गलत प्रिडिक्ट करने की क्या कॉस्ट है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक की ही एग्जांपल लेते हैं, बैंक के अंदर क्या होता है, बैंक के अंदर हम कह रहे हैं कि यार कोई अगर ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है, जैसा मैंने बताया कि मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन शायद 99.9% ट्रांजैक्शन ठीक ही होती है, 1% फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, 0.01% या 0.1% ट्रांजैक्शन जो है वो फ्रॉडुलेंट है। लेकिन जब वो फ्रॉड लगाती हैं वो ट्रांजैक्शन, तो फिर बड़ा ही हाथ मारती है। तो $5 का फ्रॉड तो नहीं ना कोई करेगा, बड़ा ही फ्रॉड करेगा। तो अब वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को सिस्टम के थ्रू डिटेक्ट करना, उसमें ये हो जाएगा कि फिर हम उसकी कॉस्ट फॉर नॉट आइडेंटिफाइंग एन ऑब्जेक्ट वो फिगर आउट करेंगे। तो हम हर क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को एवेल्युएट करेंगे। हम कहेंगे कि यार ये इसने क्या किया, ये तो इसने कुछ भी इस क्लास का डिटेक्ट ही नहीं किया। तो उसकी जो मिस क्लासिफाइंग की कॉस्ट होगी वो कॉस्ट हम फिर हाई रख देंगे। तो फिर ये देखें, ये कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बन गया। तो ये डिफरेंट हमारे पास वो नोशंस बन रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये कह रहा है कि एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या बना, ये हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स बन गया कि अगर ये ठीक है तो इसकी कॉस्ट ये है, ये ठीक है, अगर ये क्या है, ये वाला क्या चीज है, False positive, sir. false फॉल्स positive. पॉजिटिव,
इसका मतलब है कि फॉल्स पॉजिटिव आने के इस केस में चांसेस अगर हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात। फॉल्स पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये -1 का मतलब है कि इस पे मैं शाबाशी दे रहा हूँ। ओवरऑल कॉस्ट निकाल रहे हैं ना हम, यस सर। कॉस्ट में माइनस आने का मतलब है कि मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, शाबाश। क्योंकि यस जितना सर। जितना नंबर छोटा है, मैंने तो एंड पे सारों को जमा कर लेना, तो जितना उतनी नंबर कॉस्ट कम छोटा आएगी आएगा। सर, हाँ उतनी कॉस्ट कम आएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक मॉडल है उसने ये किया, ये हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स बन गया। ये क्या बन गया? कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट में एक मॉडल ने ये किया, एक मॉडल ने ये किया। अब आप ये देखो, तो इसमें देखो कि नेगेटिव ये 100 इसने गलत, ये 60 ये फॉल्स थे और 40 ये फॉल्स, ऐसे ही है। ये फॉल्स यस पॉजिटिव सर। फॉल्स नेगेटिव नजर आ रहे हैं, यस 100 सर। गलत, यस सर। इसमें 50 गलत। अगर हम रॉ फॉर्म में कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देखें तो कौन ठीक लग रहा सर ये सब मॉडल 2 M2 वाला सर, जिसमें 50 वाला। है? M2 अच्छा लग रहा है ना। यस सर। लेकिन अगर हम इसको देखें तो अब इसमें जो एक्यूरेसी आ रही है वो एक्यूरेसी के हिसाब से ये 80% है और ये 90%। 90%। लेकिन कॉस्ट के हिसाब से ये कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 3910। और ये 4200। अब ये देखो कि असल में मसला ये था कि ये गलत होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें 40 ये वाले हैं इंस्टेंसेस तो इसने फॉल्स नेगेटिव्स किए हैं, और इसमें 45 हैं फॉल्स नेगेटिव्स। ज्यादा हो हमने गया। जब फॉल्स नेगेटिव को एम्फोसाइज करना है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम में, तो वहां पर फिर ये फॉर एग्जांपल अब ये बैंकिंग की हम मिसाल ले लें। बैंकिंग में अगर आप फॉल्स नेगेटिव कर देते हैं कि वो फ्रॉड उसने किया और आपने नहीं डिटेक्ट कर पाया आप, ठीक है, तो उसकी इम्प्लीकेशन बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, आप ये वाला काम बेशक कर लें, आप किसी को ये कर दें कि यार वो फ्रॉड नहीं था लेकिन आपने उसे फ्रॉड में डाल दिया, तो ऐसी अगर थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन आ रही हैं तो उसमें हमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ने फ्रॉड किया था और आप नहीं डिटेक्ट कर पाए, फिर हमारा एकदम में बहुत बड़ा मिलियंस का लॉस हो जाएगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो वो हम नहीं बर्दाश्त कर। तो ये कॉस्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे अब आपको वो बात समझ आई है कि नोयत जो है प्रॉब्लम की, जो डोमेन है, किस डोमेन में हम काम कर रहे हैं, उस डोमेन का क्या इम्पैक्ट आता है। कि हम वैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स सादा मरादा देखें तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें ये बेहतर यस सर। लगता है इनफैक्ट। लेकिन जैसे ही हम कॉस्ट की बुनियाद पे हैं तो हमें पता लगा कि नहीं यार, ये वाला मॉडल इतना अच्छा नहीं है, ये मॉडल बेहतर है, क्योंकि इसमें हमारा मसला कॉस्ट फॉल्स पॉजिटिव है। हमारा मसला क्या है? समटाइम्स फॉल्स क्या होगा, पॉजिटिव। हमारा मसला फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कि वो नेगेटिव क्यों कह रहा है। तो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो फिर इस तरह की, जिस तरह मैंने मिसाल दी ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि हम कैंसर डायग्नोज कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक बंदे को आपने उसको बीमारी थी और आप नहीं डायग्नोज कर पाए तो वो एक उसके लिए खतरनाक बात है। और अगर आप एक मेटल डिटेक्टर की बात करें तो वो नहीं भी पता लगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके पास अगर था भी तो वो थोड़ा छोटी मोटी मेटल ही होगी, नहीं भी डिटेक्ट हुआ तो कोई इतना इशू नहीं है। तो ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम जो है उसके मुताबिक। अच्छा, अब ये अगला सवाल, ये कॉस्ट मैट्रिक्स बनाता कौन है? कौन बनाएगा कॉस्ट सर ये मैट्रिक्स? जो है वो एल्गोरिदम। डोमेन एक्सपर्ट्स बनाते। नहीं अच्छा। नहीं, कॉस्ट मैट्रिक्स डोमेन के अंदर ये एक्सपर्ट्स ये है। ये 100 कहाँ से आया? ये तो नहीं कि मेरा ये दिल करे डोमेन तो मैं 100 लिख दूँ। नहीं सर। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये डोमेन एक्सपर्ट्स फिर यहाँ पे ऑन बोर्ड आते हैं। हम जिस तरह ये अभी क्लास तो के सर ये स्टार्ट में बात मैनुअली कर रहा था। बनेगा, हैंडमेड सर? हाँ हाँ, ये वाला वो नहीं, ये वाली वैल्यूज हैंडमेड बनेगी ना। ये तो सिस्टम जी जनरेटेड सर। हो। इसका ओके मतलब ये है कि जो आउटपुट हमारी आ रही है 150, 40, 60 और 250, और ये वाली जो इनको टोटल करो तो ये टोटल कितने इंस्टेंसेस बन रहे हैं? 400 और एक 500। ये 500 का डाटा हमने टेस्ट सेट में डाला हुआ है, ये भी 500 है। यस सर। ये तो क्लासीफायर की आउटपुट है ना, जो हम अभी तक देख रहे जी हैं। जी जी ये एक सर। नई चीज आई है इसके अंदर के, जब कोई चीज जितने इस खाने में आएंगे उनको हमने ट्रीट क्या करना है, -1 ट्रीट करना है, +10 ट्रीट करना है, -5 ट्रीट करना है। ये नंबर क्या लिखे जाए? ट्रू पॉजिटिव को कितनी की शाबाश दें, यस और सर। अगर फॉल्स पॉजिटिव हो गया है तो उसको पेनल्टी कितनी डाल, अगर फॉल्स नेगेटिव हो गया उसको कितनी पेनल्टी डाल।
ठीक है। तो ये पेनल्टीज और एप्रिसिएशन, देखो इसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ पे एप्रिसिएशन है, माइनस में जा रहा है। यस यहाँ सर। पे पेनल्टी बहुत बड़ी है और यहाँ पे पेनल्टी नॉर्मल सी। इसका मतलब है कि ये जो डोमेन है, इस डोमेन के अंदर फॉल्स नेगेटिव आना क्रिमिनल है। तो बैंकिंग के अंदर यही बात ही बनेगी ना कि आपने फ्रॉड डिटेक्ट नहीं किया तो बस फिर लंबा ही हाथ खींचेगा। आप ये कर लें कि यार कोई इधर नंबर बड़ा कर लें, लेकिन इसको आप सेट रखें। समझ आ गई? यस सर। तो ये वाले जो नंबर हैं कि किसको कितनी पेनल्टी या एप्रिसिएशन देनी है, ये वाले चार जो इंस्टेंसेस हैं, कॉस्ट मैट्रिक्स इटसेल्फ, कॉस्ट मैट्रिक्स, ये नंबर तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए और वो दोनों के लिए एक जैसे ही है। ये एक्यूरेसी तो उसकी बुनियाद पर निकल आई, लेकिन ये जो नीचे वाली रो है कॉस्ट वाली, ये असल बात है और ये इसकी बुनियाद पर निकलेगी। तो ये कौन बताएगा कॉस्ट मैट्रिक्स के बारे में, कौन बताएगा? डोमेन एक्सपर्ट सर। डोमेन एक्सपर्ट को हम एंगेज करेंगे, उसको कहेंगे कि अच्छा यार अगर कुछ गलत क्लासिफाई हो जाता है, फॉल्स नेगेटिव, उससे समझ आ जाएगी ना, इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है। वो यस फिर सर। बताएगा कि फॉल्स नेगेटिव के केस में तुम, ये बेसिकली तो रेशोज ही है ना, 1:100 मैं इसको रेट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये चीज 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो ये वाली यस चीजें सर। फिर डोमेन एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स भी इसकी आ गई। True positive, true negative, safe and risky loan predicted as safe and risky respective. False positive में क्या आ गया? We accept a risky loan which we predicted was safe. ठीक है, तो लोन किसी ने ले लिया और उसके बाद भगोड़ा बन गया। ठीक है, बैंक से 10 करोड़ रुपए ले लिए और उसके बाद माफी तलाफी के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है ना, फॉल्स यस सर। पॉजिटिव हमने इसको कह दिया कि हमने कहा कि नहीं बंदा ठीक है, ओके दे दो लोन। तो ये यानी कि आपको फिर बड़ी क्रिटिकलिटी इसमें आ जाती है, वी आर लाइकली नॉट टू गेट द मनी बैक, और वो कह रहे कि 30,000 यूरोज ऑन एवरेज, इस तरह का मसला पड़ जाता है एक लोन। फॉल्स नेगेटिव्स में क्या आ रहा है? वी डोंट गिव अ सेफ लोन सिंस वी प्रेडिक्टेड इट वाज रिस्की। ठीक है, तो हमने लोन रिस्की होने की वजह से नहीं दिया, तो वी लूज द इंटरेस्ट मनी, कि हमें जो सूद मिलना था उस पर, बैंक ने जो सूद लेना था, या इस्लामी बैंकिंग हो रही है जो भी हो रहा है, उसने जो उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी थी और अपनी अर्निंग करनी थी, उसमें वो 10,000 यूरोज ऑन एवरेज मिस करता है एक केस में। तो ये वाली जो चीजें हैं कि अगर वो गलत को किसी गलत बंदे को लोन दे देता है तो उससे पेनल्टी, बैंक को कितना का नुकसान हो सकता है, और एक सही बंदे को लोन ना देने पे भी बैंक को नुकसान हो, है ना। तो दोनों के जो यस सर। रिलेटिव मेजर्स हैं उनकी बुनियाद पर फिर हम कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे with the help of domain experts. So two models, similar performance but different types of errors. First model 1576 false positive है और 1224 false negative and total cost इतनी है। Second model में 1407 false positive है, 1093 false negative। तो false negatives में वो क्या हो गए? कम हो गए। Total cost was this. More than 6 million जो है वो हमने सेव कर ली। What if we change the way of our model makes mistakes? तो अगर हमने 1093 फॉल्स पॉजिटिव्स कर दिए हैं और 1407 फॉल्स नेगेटिव्स कर दिए, तो अब ये देखो फॉल्सेस की गेम चल रही है। यहाँ पे किस चीज की गेम चल रही है सारी? ट्रू में फॉल्स तो सर। एप्रिसिएशन मिलनी है ना, तो यस सर, सारे के टू सारे ये कंसीडर जो होना हमने होगा। फॉल्सेस पेनल्टीज है ना एक्चुअली, तो उसको एग्जैक्टली सर। जिसको लोन देना था उसको नहीं दिया, जिसको नहीं देना था उसको दे दिया, तो इसी केस में गड़बड़ होनी है ना। तो यस फॉल्सेस सर। में हमारे ऊपर ये वाला जो है, ये इतनी कॉस्ट, हमने ये कुछ इसकी और एडजस्टमेंट की, तो फॉल्स पॉजिटिव्स कम कर दिए, फॉल्स नेगेटिव्स हमारे बढ़ गए। ज्यादा। ठीक है, इसको इनसाइड आउट कर दिया, जो इधर आ रहा था वो इधर कर दिया, जो इधर आ रहा था इधर कर दिया। कॉस्ट क्या होगी? ये होगी। तो कम। यस कॉस्ट सर। कम होने का मतलब ये है कि फिर हमने काफी कुछ बचा लिया। समझ आ गई? यस बड़ा सर। नंबर यहाँ पे यस जो है वो नेगेटिव है, कॉस्ट है ना,
एक Yes, sir. चीज की कॉस्ट जो होती है वो जितनी ज्यादा वो इन्वर्स होता है ना उसका, हमारा अंडरस्टैंडिंग Yes, कॉस्ट sir. ज्यादा होगी तो अच्छी Yes, sir. बात नहीं है, नहीं होगी सर। जितनी कम कॉस्ट होगी उतनी ही अच्छी बात। वो सो दिस इज पॉजिटिव, यस समथिंग सर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ये वाली बात मुश्किल नहीं है लेकिन सुपर अल्ट्रा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट आई कि डोमेन क्या है, किस डोमेन में आप काम कर रहे हैं। और आपने अगेन एज एन इंजीनियर्स, ये भी एक प्रोफेशनल बात यहाँ पे आपको समझाने लगा कि प्रोफेशनली एवरीबडी शुड प्ले इन हिज डोमेन, नेवर जंप इनटू दिस डोमेन, डोंट ट्राई टू से कि ठहरो मैं तुम्हें कॉस्मेट्रिक बना के देता हूँ। व्हाई शुड यू एक्चुअली, यू आर नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट, आर यू? नो हम सर। तो हाँ सर। टेक्नोलॉजी गाइड है ना, यस सर। क्योंकि दिस कैरीज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो यस जो सर। बंदा यस इस तरह के काम करता है और वो उसके अंदर डोमेन एक्सपर्ट है, हम हमारी तो मसला ये है कि एज एज एन आईटी प्रोफेशनल, एज ए कंप्यूटिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, आज हम बैंकों के फ्रॉड पे काम कर रहे हैं, कल हम काम कर रहे होंगे इमेज प्रोसेसिंग पे, परसों हम काम कर रहे होंगे किस पे, सेंटीमेंट एनालिसिस। तो यस सर। हमारे लिए तो हर डोमेन ही नई से नई आनी आती जानी, हमने वो हमें ये देखना है कि अच्छा यार ये नंबर्स की गेम है, इसकी प्री प्रोसेसिंग और तरह से होनी है, ये फलानी चीज़ है इसकी प्री प्रोसेसिंग और तरह से होनी है, ये इमेजेस की वो आगे आगे टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग और तरह से होनी है, मॉडल्स ये वाले इसके ऊपर चला के देखते हैं, ये वेरिएशन करके देखते हैं। हमारा काम ये नीचे वाले मॉडल्स पे, ये वाले कंफ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट करना हमारा काम। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारा काम ये भी है कि हम उनको इनवाइट करें कि भाई ये बनाओ, अगर तुम सही रिजल्ट चाहते हो और अपना फायदा चाहते हो, तो अगर वो कॉस्ट मैट्रिक्स को नहीं जानते तो उनसे कॉस्ट मैट्रिक्स बनवाना हमारा काम, ये वाला कि हमें ये बना के दो, ठीक है, ये बना होगा हमारे पास तो ये चीज निकल ही आनी है, इसकी बुनियाद पर हम कॉस्ट खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेंगे और निकाल वो सकते हमें सही मेजर्स निकालने में मदद दे। So cost can be used to evaluate an existing classification model or can be used by the algorithm to guide the search for the model. Some algorithms can use cost metric to build the model, for example, decision tree or whatever. Anyway, ये चीज जो है ये हमें कई लिहाज से फायदेमंद है। The next thing is precision and recall. Precision इस चीज का नाम है कि सिस्टम ने जो काम किया उसमें से कितना सही काम किया, ठीक है। और रिकॉल इस चीज का नाम है कि जितना सिस्टम को काम करना चाहिए था उसमें से कितना सही काम उसने कर दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ने जिस अब ट्रू पॉजिटिव जो है ना वो असल में प्रिसिजन की तरफ लेके आता है कि हमें हमें उसने जो कुछ प्रिडिक्ट करके दिया उसमें ट्रू पॉजिटिव्स कितने थे, जितने भी ट्रू पॉजिटिव थे, अगर हमारा फॉल्स पॉजिटिव कोई भी नहीं हो रहा इसका मतलब है सब कुछ ही ट्रू पॉजिटिव हुआ था। सर। तो ट्रू पॉजिटिव्स अगर हमारे जितने ज्यादा आ जाएंगे, जितने डिटेक्ट हमने किए हैं उनमें से, तो वो चीज हमारी प्रिसिजन की तरफ है। रिकॉल जो है वो ट्रू पॉजिटिव के साथ फॉल्स नेगेटिव्स को ले आ रहा है, यानी कि कितने ट्रू पॉजिटिव थे जिनको कि हमने फॉल्स में कर दिया, यानी कि ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव्स है ना ये किसके गिर्द घूम रही है, प्रिसिजन पॉजिटिव्स यस के। सर। जो सिस्टम ने गलत पॉजिटिव किसको कहा, तो सही पॉजिटिव किसको कहा और गलत पॉजिटिव किसको कहा। तो ये वाली चीज जो प्रिसिजन, आप इसको याद करने के लिए ये भी रख सकते हैं कि ये प्रिसिजन पी से है ना, तो ये पॉजिटिव्स वाले सारे इसमें आ गए। याद करने का तरीका क्या है कि अगर प्रिसिजन जो है वो पी से है तो इसमें सारे हम पी वालों की बात कर रहे हैं। यस और ऑब्वियसली इसमें जो अच्छी चीज है वो ट्रू पॉजिटिव ही अच्छी चीज होती है। ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब कि सिस्टम ने उसे पॉजिटिव कहा है लेकिन गलत बात है, ठीक हो गया। सिस्टम ने जो असल में काम किया वो ठीक नहीं था, ये पॉजिटिव नहीं था, एक नेगेटिव को इसने पॉजिटिव किया, ठीक। और रिकॉल में क्या हम कर रहे हैं कि अगेन ऊपर ट्रू पॉजिटिव ही है और ये भी ट्रू पॉजिटिव है, फर्क सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव थे उनको उसने नेगेटिव कितनों को कहते हैं। यहाँ पे क्या है
कि जो नेगेटिव थे उनको कितनों को पॉजिटिव कह दिया है, यहाँ पे उससे उल्ट हो रहा है कि कितने पॉजिटिव थे जिनके इसमें नेगेटिव कह दिया, तो ये रिकॉल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की डोमेन में थोड़ा सा ये रिलेटिवली आसान और बेहतर तरीके से समझ आ जाता है, वो शायद अगली स्लाइड्स में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल ये इस तरह से कैलकुलेट हो, तो यहाँ पे हमें समझ क्या आ रही है कि जितनी प्रिसिजन हाई होगी उतने ही फॉल्स पॉजिटिव्स कम होंगे। बेसिकली ये देख लो ना, फॉल्स पॉजिटिव डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, ये अगर Inverse फॉल्स relation पॉजिटिव of it. 0 होगा तो ये 1 हो जाएगी प्रिसिजन, तो प्रिसिजन की मैक्सिमम वैल्यू Yes 1 sir. है। इसी तरह रिकॉल की भी Yes. मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ये 0 One. अगर हो जाए दोनों, तो 1 से जितना नीचे आ जाएगा उतने प्रिसिजन और रिकॉल गिरते जाएंगे। तो फॉल्स पॉजिटिव जितने कम होते जाएंगे उतनी प्रिसिजन High हाई हो to जाएगी, the क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। इसी तरह फॉल्स नेगेटिव जितने कम हो जाएंगे उतनी रिकॉल हाई होगी। तीसरी चीज है F1 मेजर। F1 मेजर क्या करता है? F1 मेजर जो है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन है। 2 इंटू रिकॉल इंटू प्रिसिजन डिवाइडेड बाय R प्लस P, ये हार्मोनिक मीन। मीन क्या होते हैं? मीन एवरेज ही होती है। तो अगर Yes मैं sir. P प्लस R बाय 2 कर दूं, क्या कर दूं? P plus R P by प्लस 2. R बाय, वो कौन सा मीन हुआ? Arithmetic sir. अरिथमेटिक है ना। P प्लस R, दो चीजें हैं ना, दो Yes चीजों sir. को जमा करें और दो पे ही ओवरऑल डिवाइड कर दें तो ये अरिथमेटिक मीन है। ठीक, एक होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक। Harmonic mean. ठीक है, ये पढ़े थे ना मीन्स आपने। Yes sir. Yes sir. तो इनके अंदर से ना, तीनों के अंदर से इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो ये सबसे कंजूस होता है। ये क्या होता है? सबसे Conuse होता है कंजूस। sir. बड़ी वैल्यू इतने आराम से नहीं देता। देखो अगर प्रिसिजन आपकी 1 आ गई है और रिकॉल जो है वो 0.3 है, तो ये स्टिल 0.65 बना देगा इसको, है ना। Yes sir. इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन जो है ना, इसके ऊपर वो कोई वैल्यू अगर देगा तो वो इससे थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, लेकिन वो भी 0.6 तक चला जाएगा। ये Yes अगर sir. यही वैल्यूज इसमें पुट करें जरा, 1 और 0.3, तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 इंटू 0.3, 0.6 बन जाएगा, Yes sir. है ना, डिवाइडेड बाय 1.3। 1.3 sir. तो ये क्या बन जाएगा? 13 4 और 8 13 0.46 पे चला जाएगा। Yes sir. ठीक है, तो ये देखो, ये इन तीनों की निस्बत ये इसने क्या किया, इन्हीं वैल्यूज Sub. पे अच्छी पेनल्टी दी ना। इसने इस 1 को Yes sir. अप्रिशिएट अगर किया है तो साथ में इस 3 के ऊपर इसको सजा भी दी है। ठीक हो गया। तो इस वजह Yes से sir. ये F1 मेजर जो है वो प्रिसिजन और रिकॉल, यानी कि इसका मतलब है कि ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों को अहमियत देते हुए, जो फॉल्सेज हैं दोनों को अहमियत देते हुए ये अपनी वैल्यू कैलकुलेट करता है। ठीक है, Yes sir. it says precision is biased towards true positive and false positive. Recall is biased true positive and false negative. F1 is False biased negative. towards all except True negative. इसके फॉर्मूले में ट्रू नेगेटिव कोई नहीं। ठीक है, इसके फॉर्मूले में अगर हम देखें, इसमें वो ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, इसमें आप देख लो ट्रू नेगेटिव सारों में नहीं है ना मिला के, Yes sir. ट्रू नेगेटिव नहीं ना नजर आ रहा। ट्रू नेगेटिव No. क्योंकि ये सारे इसमें आ गए, इसमें देखो फॉल्स नेगेटिव नहीं, इसमें फॉल्स पॉजिटिव नहीं, False ट्रू positive नेगेटिव नहीं. तो किसी में भी नहीं है। तो इसमें जो है वो एक जो चौथी चीज है हमारी ट्रू नेगेटिव, वो है ही। क्लियर हो गया। तो F1 Yes मेजर भी sir. हम इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज इस्तेमाल होती है, तो हम कहते हैं कि हमारी क्लासेस का जो वो है प्रोपोर्शन ऑफ डाटा, वो जब बायस्ड होता है तो उस बायस्ड डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, जिसका मतलब बायस्ड होने का मतलब ये है कि एक के इंस्टेंसेस कम, जो भी हम देख रहे थे कि 9990 एक के इंस्टेंसेस है और 10 एक के इंस्टेंस, ये बायस्ड है ना, Yes प्रोपोर्शनली sir. बायस्ड है। तो उस केस में F1 मेजर को काफी अहमियत दी जाती है कि आप प्रिसिजन रिकॉल तो रिपोर्ट कर रहे हैं या एक्यूरेसी रिपोर्ट कर रहे हैं। एक्यूरेसी हमने देखा ना मिसलीडिंग हो सकती है उस केस में, वो 100% ही कर दे, वो कुछ भी ना करेगा, जो बड़ी क्लास है वो ये साइन करी जाए तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाएगी।
तो उस सूरत में वो जो कॉस्ट मैट्रिक्स है वो, और दूसरा ये F1 मेजर, ये दोनों रोल प्ले करते हैं क्योंकि F1 के अंदर दोनों फॉल्सेस इनकॉर्पोरेट होते हैं। ठीक हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू ऑब्टेन रिलायबल एस्टिमेट्स। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम रिलायबल एस्टिमेट्स ले कैसे सकते हैं। तो अब यहाँ पे अभी तक जो हमने ये रिलायबल एस्टिमेट का लिए फिर कई सारे तरीके हैं ये एवेल्यूएशन करने के। अब अभी हमने सिंप्लीफाइड तरीके से क्या क्या किया था, हम क्या कर रहे थे कि ये हमारा डाटा है, ये हम है और ये हमारी पार्टी हो, ये किया था ना। Yes, sir. तो हमने ये कहा था कि ये हमारा डाटा है, ये इसमें से हमने ट्रेनिंग डाटा अलग कर लिया और ये हमने टेस्ट डाटा अलग Yes, sir. पार्टी की ना। Yes, sir. पार्टी की है। हाँ, तो ये डाटा के अंदर से ट्रेनिंग और टेस्ट स्प्लिट्स बनाना, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस थिंग। रिलायबल एस्टिमेट कैसे लेना है, यानी कि डाटा को हैंडल कैसे करना है, उसकी डिवीजन्स कैसे करनी है, और उन डिवीजन्स के ऊपर फिर हम ये कहें कि हाँ हमने ठीक डिवीजन की है। जिस तरह आपको याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, याद है? Yes, sir. एक था Stratified. रैंडम और एक था स्ट्रेटिफाइड, क्या डिफरेंस था दोनों में? सर रैंडम में हम कोई भी परसेंटेज ले लेते थे, स्ट्रेटिफाइड में हमें बताना पड़ता था शायद। रैंडम स्ट्रेटिफाइड में क्या करना? स्ट्रेटिफाइड में सर हम स्पेसिफाई करते हैं डाटा कहाँ से ट्रेन उठाना, कहाँ से टेस्ट करना। गलत जवाब, कुछ नहीं पढ़ते तुसी। सर परसेंटेज बताते हैं ना उसी। हाँ, हम इस तरह से करते हैं कि हर एक जितने भी हर क्लास के जो प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो ट्रेनिंग और टेस्ट के अंदर है। इस तरह 90 और 10 है तो फिर टेस्ट के अंदर भी 90, ट्रेनिंग के अंदर भी 90-10 होना चाहिए, टेस्ट के अंदर भी 90-10 प्रोपोर्शनेट आ जाए। ठीक है। और फिर कुछ केसेस में वो कहते हैं कि यार आप डाटा ऐसा बना लें कि हर क्लास की रिप्रेजेंटेशन सेम है, 50% ट्रेनिंग में ट्रू हो, फॉल्स हो, और आधे ही हों दोनों में, दोनों क्लासेस के जो रिप्रेजेंटेशन है वो 50% हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है स्ट्रेटिफाइड में फोर्सफुल उसके इक्वालिटी करना एक बात है, और दूसरा ये कि अगर वो उससे बाइस्ड भी है तो उसमें प्रोपोर्शन का ख्याल रखना। तो रैंडम में ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि किसी एक क्लास के इंस्टेंस से ज़्यादा हो गए तो दूसरे के कम हो। फिर हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट करते हैं, ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट करके मॉडल बिल्ड करते हैं। ट्रेनिंग की बेस पे मॉडल बिल्ड हो रहा है। ये जो डायग्राम क्या शो कर रही है, डाटा था, डाटा को हमने ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट किया। मॉडल किसकी बुनियाद पे बना? ट्रेनिंग की सर। ट्रेनिंग की, और उसके ऊपर क्या अप्लाई किया? टेस्टिंग सर। टेस्ट डाटा। ठीक हो गया। यही काम हम कर रहे थे, और उसकी जो प्रेडिक्शंस आई उन प्रेडिक्शंस की बेस पे हमने देखा कि यहाँ पे जो हमें पता था, क्योंकि हमने अभी तक हम जो चीज देख रहे हैं क्लासिफिकेशन कौन से टाइप की मशीन लर्निंग है, 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी है। ये है सुपरवाइज्ड। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास आंसर्स होते हैं, टेस्ट सेट के आंसर्स भी, एक्चुअल आंसर्स के हैं वो भी हमें पता होंगे। इसके बेसिकली ये तो दोनों में ही होते हैं ना, जो टेस्ट सेट है वो उसकी क्लासेस एनोटेटेड होती हैं दोनों के। तो हम इन दोनों को फिर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि मॉडल कितना बेहतर काम कर रहा है। अच्छा, अगली बात ये आ जाती है कि फिर हम पैरामीटर ट्यूनिंग भी कर सकते हैं। सो पैरामीटर ट्यूनिंग में आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन याद है क्या होता था उसमें? सर सिंगल लाइन लग जाती थी एवरेज लेके। इस तरह के वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई होता है, याद है? यस सर। ये ग्राफ, उसमें हम 0.5 के ऊपर हम कह देते थे कि जी इससे ऊपर जो है ये ट्रू है, और इससे नीचे वैल्यू आ रही है तो क्या है? फॉल्स। ऐसे ही कहते थे।
यस तो सर। पैरामीटर ट्यूनिंग फिर किस चीज, यहाँ पे पैरामीटर फिर यही चीज है कि ये 0.5 ही रखें या कुछ आगे पीछे भी इसको किया जा सकता है। इसको 0.7 पे ले जाए लाइन को, फिर क्या होगा, और इसको 0.3 पे ले आए, फिर क्या होगा। समझ में आ रहा है ये? यस तो सर। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर ट्यूनिंग। बात समझ आ गई सबको? के नियरेस्ट नेबर में क्या पैरामीटर ट्यूनिंग हो सकती है? सर उसकी नेबर्स को चूज करता के है। की वैल्यू बढ़ा दें। सर के की के की वैल्यू। वैल्यू, के की वैल्यू भी हो जैसे सकती हाँ है, और 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 मे बी डिस्टेंस की कैलकुलेशन भी हो सकती है somehow। सर जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के भी मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं ना। यस हम सर। कहते हैं कि जी हम मैनहट्टन डिस्टेंस पे चले गए, अब क्या होता है, हम यूक्लिडियन डिस्टेंस पे चले गए, अब क्या होता है, टेक्स्ट है तो हम उसमें वो इनर प्रोडक्ट होता है, कोसाइन सिमिलैरिटी होती है, तो इस तरह उनके भी डिफरेंट मेजर्स होते हैं टेक्स्ट को सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो हम उनमें से किन मेजर्स पे जा, तो ये नोयत जो है डाटा की, उसके मुताबिक के हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस एग्जिस्ट कर सकती है। सारी बातें बच्चों समझ आ रही हैं ये? यस यस सर आ रही है। तो ये वाली चीजें जो हैं, ये फिर हमारा जो एनालिटिकल माइंडसेट है ना, वो फिर यहाँ पे आके सारी चीजों के ऊपर आता है। अभी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि हम परसों गए हुए थे, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर हाउस है, काफी माशाल्लाह बड़ा हमने ग्रो किया है, 10-12 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल। वो उनसे बात हो रही थी कि यार क्या किया जाए, तो उनका उन्होंने बड़ी अच्छी कैंडिड डिस्कशन हुई, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की जो आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए। हमारे तो जहन में हम कोशिश करते हैं रखें, आप लोगों के लिए बड़ी वो यूजफुल हो सकती। व्हाट दे सेड वाज के हमें टेक्नोलॉजी सीखे बंदे नहीं चाहिए, हमें इस सोल्यूशन को समझने वाले बंदे चाहिए, सोल्यूशन को, प्रॉब्लम को सोल्यूशन पे मैप करने वाले और उसके एनालाइज करने वाले बंदे चाहिए। बात समझ आ रही है? ये मिसाल के बेसिकली सर तौर पे यार, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल सेंस है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि पाइथन से पहले ना आर लैंग्वेज में बड़ी, और उससे पहले मैटलैब में लोग काम करते। तो मैटलैब में मशीन लर्निंग के काफी सारे काम और ग्राफ्स वगैरह लोग उधर ड्रॉ करके उस पर काम करते थे। फिर क्या हुआ, आर लैंग्वेज आ गई, वो आर आ गई, आर आ गई, आर ने तो किया काम जबरदस्त से। आर के बाद अब पाइथन के अंदर बड़ी रिच लाइब्रेरीज आ गई। तो अब पाइथन ने भी कितनी देर चलना है, और उसके बाद कोई और से आ जाती है, कोई लैम्डा लाइब्रेरी आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, जो भी लाइब्रेरी आ जाती है वो पिछली को ऑब्सोलीट कर देती है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर आप आर में ये काम कर रहे हैं, आप अपना कोड लिख के काम कर रहे हैं, या आप पाइथन में ये काम कर रहे हैं, या आप किसी आने वाली नई लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि काम इस कर वक्त रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं, इस वक्त जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं कि यार मैं ये प्रॉब्लम की नोयत क्या है, इस प्रॉब्लम को मैं ब्रेक डाउन कैसे करूं, इसकी प्री प्रोसेसिंग की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वेरिएशंस क्या हैं, और अगर मैंने पैरामीट्रिक सेटिंग करनी है तो मेरे पास प्ले करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, और अब मेरे पास ये एवेल्यूशन सेम आ रही हैं, तो इन सेम एवेल्यूशन को मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, और इस सारी चीज़ में मैं अगर कोई डोमेन नॉलेज वाला बंदा है उसको कहाँ पे ऑन बोर्ड करके और उससे क्या सजेशंस लूँ जिससे कि मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मॉडल्स में मदद मिले। अब ये सारी बात जो मैंने की है कि मैं लेक्चर के स्टार्ट पे करता तो आपने मुझे उठा के बाहर फेंक देना था कि सर आप क्या बकवास करी जा रहे हैं। लेकिन अभी जो मैंने सारी बातें की हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में एज इट इज बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही? कॉस्ट बैटरी मैट्रिक्स है को यस सामने सर। रखते हुए, पैरामीटर को देखते हुए, और हर चीज को देखते हुए, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। कि प्रॉब्लम जब आपके सामने आएगा तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट। टेक्नोलॉजी के ऊपर हैंड्स ऑन होना इज अनदर यस यूजफुल थिंग। मैं ये नहीं कहता टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ही हाथ ही ना लगाएं और कहें कि बस मैं थ्योरेटिकल चैंपियन हूँ। देन आपने टेक्नोलॉजी से ही काम करना है और उससे आपको दोस्ती करनी है। तो टेक्नोलॉजी वो कहते हैं कि हम खुद सिखा लें। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि यार आप रिएक्ट ना सिखाएं,
आप जावास्क्रिप्ट की कोई भी एडवांस लाइब्रेरी ना सिखाएं, लेकिन उसको ये तो सेंस दें कि सर्वर साइड कॉल क्या होती है, सिंक्रोनस कॉल क्या होती है, एसिंक्रोनस कॉल क्या होती है, सेशन में कोई अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्यों बनाना है, एप्लीकेशन लेवल का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्यों बनाना है? उसको जब बंदे को ऑप्टिमाइजेशन जब सिस्टम की करनी है और लार्ज स्केल सिस्टम से काम करना है, तो फिर उसको पता होगा कि यार ये डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि मैं उसके ऊपर उनको एंगेज करूँ और उनसे वो मेरा एक अच्छा स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस सिस्टम बनाने में मददगार साबित होंगे। टेक्नोलॉजी तो इशू ही नहीं है, वो कहते हैं कि चलो कोई 10 दिन में सीख लेता है तो कोई 20 दिन में सीख लेता है, कोई महीना लगा देता है। ये वाला सेंस जो है, दिस इज व्हाट दे रिक्वायर फ्रॉम। और ये सीजन्ड प्लेयर्स ये बात करते हैं, आपको कई लोग मिलेंगे, हम भी ये इनवाइट करते हैं ना लोगों को, तो जो जिन लोगों ने छोटे और नए सेटअप्स बनाए हैं ना, वो टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं। और जी आपके पास बच्चा आता है, वो वेब पढ़ के आता है, उसे रिएक्ट के नहीं पता, नया जिसने अभी 2-3 साल हुए सॉफ्टवेयर हाउस खोला है ना, वो ये बातें करते हैं। क्यों? कि 2-3 साल में तो अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसा कोई चेंज ही नहीं हुई। जब वो 15 साल हो जाएंगे ना उसको सेटअप चलाते हैं, तो फिर वो कहेगा वो यार 2019-18 में हम रिएक्ट में काम किया करते थे, तो अभी तो इतनी एब्स्ट्रैक्शन आ गई, अब रिएक्ट में एक्ट की जरूरत नहीं, क्यों ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उसको थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो सारा कुछ खुद ही करते हैं, पीछे स्क्रिप्ट खुद ही जनरेट हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो वो जब 15-20 साल गुजरने के बाद टेक्नोलॉजी के शिफ्ट्स को देख लेते हैं, तो फिर देन दे टेंड टू रियलाइज कि टेक्नोलॉजी लर्न करना जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर लें टू इम्प्लीमेंट वट एवर यू आर लर्निंग, जिस तरह हम इस वक्त पाइथन को यूज कर रहे हैं। तो आई मीन से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम ये सारी चीजें आर में कर रहे हो, तो आज के लेक्चर की सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? नो नो सर। फर्क नहीं ना मतलब पड़ता। अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए अच्छे से आपको। एग्जैक्टली, दिस इज द पावर। हर कोर्स के अंदर इस तरह से सोचते हैं। ठीक हो गया? So some learning schemes operate in 2 stages. Number 1, build basic structure or optimize parameters. So the test data can't be used for parameter tuning. ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अब हमने अगर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है तो करें कैसे? फिर इधर हमारे पास ट्रेनिंग था और टेस्ट था, तो टेस्ट डाटा को अगर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए नहीं यूज करना तो फिर करना क्या है? सो द प्रॉपर प्रोसीजर यूजेस 3 डाटा सेट्स: ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट। और जब भी हमारे पास बड़ा डाटा सेट होता है ना, बहुत ज्यादा बड़ा डाटा सेट हो, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कैगल से डाटा सेट डाउनलोड करें और उसके ऊपर काम करें, तो वो जब बहुत बड़े डाटा सेट्स पे आप काम करते हैं, तो देन यू टेंड टू डिवाइड देम इनटू 3 segments: 1 training, 1 validation and the third one is the testing. तो वैलिडेशन जो होता है वो काइंड ऑफ टेस्टिंग ही हो रही होती है, लेकिन फाइनल टेस्ट डाटा को अभी भी हमने बचा के रखा होता है। तो ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग 3 हिस्सों में हम इसे स्प्लिट करते हैं, और वैलिडेशन के ऊपर फिर हम बार बार उसको चला के देखते हैं, और वंस वी आर डन देन वी गेट टू द ट्रेनिंग, टू द टेस्ट डाटा के ऊपर उसको रन करके देखते हैं, तो फाइनल हो जाता है सारा कुछ। So making the most of the data. Once the evaluation is complete, all the data can be used to build the final classifier. Anyway, ये है कि देखो हमारे पास जितना भी डाटा हो जाए हम उसे कम ही कहेंगे। बेशक हमारे पास 5 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो 5 मिलियन को हमने डिवाइड कर लिया है 3 स्प्लिट्स के अंदर। ठीक है, 60% डाटा को हमने ट्रेनिंग में डाल दिया है। उनको बता दो मेरी क्लास 50% डाटा को हमने डिवाइड कर लिया, किसके 60% डाटा हमने ले लिया है ट्रेनिंग में, और से 25% डाटा हमने ले लिया है वैलिडेशन के लिए, और 10-15% डाटा हमने ले लिया टेस्टिंग। तो स्टिल हमें वो डाटा कम ही लगे। जब हमारा सारा मॉडल बन जाता है ना, उसके बाद सब कुछ हमने फाइनल कर लिया टेस्टिंग के बाद, अब ये हमारा फाइनल मॉडल है, तो फिर हम क्या करते हैं कि सारे के सारे डाटा को खत्म कर देते हैं उसके पोर्शंस, और एक ही पोर्शन बना के तो उसको मिला के कलेक्टिवली मिला के और कहते हैं कि उसके ऊपर मॉडल बनाएं। अब इस बात को समझने के लिए अगर आपको याद है
तो आपने देखा वो नाइव बेजियन और उसका जो था वो इस तरह के कर्व्स बन रहे, याद है? तो यस वो सर, कर्व यस जो सर। बनता है वो कौन बनाता है? ये कर्व किस डाटा पे बनते हैं? ट्रेन और टेस्ट। फिर ट्रेन ट्रेन टेस्ट पे दोनों बनते हैं, पे। टेस्ट पे कुछ नहीं यस बनता। सर, फिर ट्रेन पे अच्छा। बनता है ये सर। यस सर, ट्रेन पे ट्रेन पे बनते हैं। बनता टेस्ट ने इसको रिस्पेक्ट देनी होती है कि ये जो बन गया बस अब यही है। है। तो यस सर। अगर हमने वो जब हम सारा डाटा ट्रेनिंग में डाल दें तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा बेहतर कर बना दें। समझ आ रही? यस सर। तो इस बात का ये मतलब, once evaluation is complete all the data can be used to build the final classifier। इसका मतलब है कि सारे डाटा को ट्रेनिंग में डाल, क्योंकि आपने ये देखा था कि ट्रेनिंग में भी कुछ इंस्टेंसेस थे जो रॉन्ग प्लॉट हो यस रहे सर। थे ना। यस सर। जब सारे को आप उसमें ऐड कर दो कि जो ट्रेनिंग वाला था टेस्ट वाला था, तो एक greater chance है कि the final curve will be slightly better than what we had after just passing it the training, right? और समझ आया इस बात का? यस सर। यस सर। Generally the larger training data the better the classifiers, but the returns diminish means कि वो बड़ा कम फर्क है। Larger test data the more accurate the error estimates। तो अब ये वो पूरी वो ट्रेड ऑफ ही है कि हमें ट्रेनिंग में एक्चुअली हमने जो कर्व डिफाइन करना है वो तो हमने किस में करना है? ट्रेनिंग में। तो हमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डाटा ट्रेनिंग में देना पड़ेगा, लेकिन टेस्टिंग डाटा हमें किस में हेल्प करता है? एरर को आइडेंटिफाई करने में। तो टेस्टिंग में यस भी सर। अगर बड़ा थोड़ा नॉन रिप्रेजेंटेटिव डाटा होगा तो उधर से भी मार्क आएंगे। तो दोनों में वी नीड टू कीप अ बैलेंस। क्लियर? आगे यस चलें। सर। यस सर। तो दिस इज द फुल प्रोसेस। इसमें तीनों डाटा सेट्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। So we have data, we split it into training set, validation set, and test set. So this green rectangle, dotted rectangle, is the part where the model is being built, right? So this is interim model. We सर अगर let me complete वैलिडेशन के first. बाद Let me complete first. This is the training set. We pass this training set. वही जो कर्व हमने बनाया था वो हमने इससे बना लिया। We applied the validation test and we evaluated कि क्या आंसर आया। तो हम इस चीज को इन एक लूप में बना सकते हैं और कई सारी वैलिडेशन कर सकते हैं। तो मल्टीपल वैलिडेशन करने के बाद और ट्यूनिंग्स करने के बाद हम ये कर सकते हैं, यानी कि इस स्टेज पे हम पैरामीट्रिक ट्यूनिंग कर सकते हैं इस स्टेज, इस वैलिडेशन डाटा सेट की मदद से। तो जब हमारी वो ट्यूनिंग कंप्लीट हो जाए और हमें तसल्ली हो जाए कि अब इन पैरामीटर्स सेटिंग्स के साथ हम सही काम कर रहे हैं, तो हम उस मॉडल को फ्रीज करेंगे और फिर हम उसको एक्सपोज कर देंगे। इस रेक्टेंगल से बाहर आ गए, नो मोर द साइकिल डज नॉट गो एनी मोर, हम उसको रोक देते हैं। दिस इज आवर फाइनल पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद वाला जो मॉडल बन रहा है वो ये मॉडल है। इस मॉडल पे टेस्ट सेट चलाएं और फाइनल इवैल्यूएशन। ठीक है? अगर तो ये हो रहा है कि ये ठीक काम कर रहा है, वैलिडेशन पे ये ठीक काम कर रहा है और टेस्टिंग में आके काम खराब हो गया, तो इसका मतलब है कि हमने वैलिडेशन के दौरान ओवर फिटिंग कर। और अगर यहाँ पे वो इतना सही काम नहीं कर रहा और इधर काम कर रहा है तो ये अंडर फिटिंग हो। तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग वो आपको बताया था ना कि जब आप वो एक एक उसको पोर्शन को कवर करने की कोशिश करते हैं, हर एक सही रिजल्ट की तरफ जाते हैं। कर्व्स को आप ज्यादा सियाना बनाने की कोशिश करते हैं कि कर्व यूं जा रहा है, फिर यूं इस वाले को कवर करके फिर वापस आ रहा है, फिर इधर से यूं कर जा रहा है, पता लगा कि ये इधर भी गलत रिजल्ट, दूसरी क्लास का रिजल्ट पड़ा है, फिर इधर ये टेंड्रिल्स निकालने शुरू कर देता है कर्व। तो ये वाली जो टेंड्रिल्स निकालने वाली चीज होती है, इसको क्या कहते हैं? ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग। और एक दूसरा कर्व क्या होगा जो कि बस यूं करके फुसफुसा सा कर्व बन जाए। यस सर। तो उसमें ये वाला पोर्शन, वो जो स्नीकी पोर्शन था जिसमें कि उसको थोड़ा सा लाइन को थोड़ा कट दे के अच्छा कट बनाना चाहिए था, उस जगह को भी उसने इतना अच्छा कटर फॉर नहीं किया, तो ये अंडर फिटिंग हो। समझ आ गई? तो ये जो है ये एनीवे हमारा जो इस साइकिल को गुजारने का जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम वैलिडेशन सेट की मदद से
पैरामीट्रिक ट्यूनिंग जितनी भी हो सकती है अच्छी वो करें मुनासिब लेवल की, और फिर उसको एक्सपोज करें और फिर टेस्टिंग के ऊपर उसे एवेलुएट करें। दैट इज द होल साइकिल। जी अब फरूक सवाल पूछो। नो सर हो गया। हो गया ना, तो मौका दिया करें, ओके सर ओके। इस तरह वो फिर सारी क्लास को फ्लो में समझ आ जाती है। Okay, methods for performance evaluation. How to obtain a reliable estimate of performance. ये वो जो चीजें अभी हमने इसकी अगर हम समरी करें तो it is like performance of a model may depend on other factors besides the learning element. Class distribution जो हमने कहा कि 90-10 वो जिस तरह 9990 और 10 थे। Cost of misclassification, ये क्या चीज है? Cost matrix. Very good, ये cost matrix है। And size of training and test data sets के हमें Yes, sir. मुनासिब साइज रखना है। अब ट्रेनिंग क्या करने में मदद देता है? सर मॉडल बिल्डअप करने में, मॉडल Model बिल्ड करने build. में, या ज़हन में ये रखें ये कर्व जो बनना है वो बनाना ही ट्रेनिंग है। Training है sir. ठीक है, ठीक है, ये याद रहेगा ना। टेस्टिंग Yes, ने sir. कोई कर्व को नहीं बनाना, Yes, sir. ठीक है, और वैलिडेशन ने इस कर्व को सेट कराने में मदद है कि अभी हम इसको कह रहे हैं कि यार ये कर्व भी बन गया है, ये कर्व भी बन गया है, ये कर्व भी बन गया है, कौन सा कर्व हमारा निस्बतन सही है, वो कौन बताएगा? वैलिडेशन। हम वो Validation sir. पैरामीटर ट्यूनिंग करके वैलिडेशन की मदद से उसे सेट करी जा रहे हैं, जब हमारी तसल्ली हो जाती है उनमें से सारी वेरिएशंस में से कौन सा सही लेना है, वो फिर हम टेस्ट के लेवल पे एक्सपोज कर। तो गुड हो गया। एस्टिमेशन के फिर सर ऊपर लिखा साइज ऑफ ट्रेनिंग या टेस्ट सेट, फिर साइज से डिपेंड करता है ऊपर। ये अब उसी तरफ ही आ रहे हैं। तो ट्रेनिंग और टेस्ट के जो साइजेस के ऊपर है वो उसमें काफ़ी सारे फिर जो वैलिडेशन को जब हम इंगेज करते हैं तो फिर उसकी साइजिंग पे कितना पोर्शन जो है वो ट्रेनिंग में लेना है, कितना वैलिडेशन में लेना है, कितना टेस्ट में लेना है, इसके कुछ फिर एम्पिरिकली ये चीज़ें साबित होती हैं कि यार ऐसा करोगे कम से कम 70% डाटा जो है वो बड़े डाटा सेट के अंदर वो आप ट्रेनिंग में ले लो, 20% जो है वो वैलिडेशन में ले लो, 10% जो है वो टेस्टिंग में ले लो। ये इस तरह की चीज़ें फिर कन्वर्जेंस की तरफ खुद ब खुद चली जाती हैं कि हमें इस तरह से करके देखें तो ज़्यादा सही रिजल्ट आते हैं, क्योंकि इसमें मॉडल को ट्यून वो कर्व ड्रॉ करने के लिए भी अच्छा डाटा मिल जाता है, पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए भी मुनासिब डाटा होता है, और फाइनल टेस्टिंग के लिए भी मुनासिब डाटा। तो ये ऑब्वियसली जो अवेलेबल डाटा सेट है उसके ऊपर भी ये चीज़ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो और हिसाब बन जाते हैं, थोड़ा सा डाटा अवेलेबल है तो फिर और हिसाब बन जाते हैं। तो एनीवे तो मेथड्स टू एस्टिमेट अब आगे देखें। दूसरी चीज़ थी मेथड्स टू एस्टिमेट। अब ये भी एक वही चीज़ है कि थोड़ा जो हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी, ट्रेन, टेस्ट और वैलिडेट वाली, इसमें अब हमने करना क्या है? इट सेज होल्ड आउट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, रिजर्व वन हाफ फॉर ट्रेनिंग एंड वन हाफ फॉर टेस्टिंग, नो वैलिडेशन, रिजर्व 2/3 फॉर ट्रेनिंग एंड 1/3 फॉर टेस्टिंग। ये होल्ड आउट कहलाती है एक तरीका का। रैंडम सब सैम्पलिंग, ये रिपीटेड होल्ड आउट है कि आप बार बार रैंडमली कोई हाफ इधर ले रहे हैं और मतलब हाफ आपने करना है ना, तो रैंडमली आप एक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, 1 से लेके 10 लाख है आपका, तो जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है 50,000 दफ़ा आप एक रैंडम नंबर जनरेट करें और वो वाला डाटा उठा के ट्रेंडिंग में डाल और बाकी को टेस्ट में डाल दें। तो जिस तरह की चीज़ आप कर लेते हैं तो फिर वो रैंडम सब सैम्पलिंग कहलाई। क्रॉस वैलिडेशन, अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात है कि आप क्रॉस वैलिडेशन में क्या करते हैं कि डिस्जॉइंट सबसेट्स बना लेते हैं और फिर उसको के फोल्ड या आगे चल के आपको सही समझ आएगी विजुअलाइजेशन के साथ। इसमें हम करते ये हैं कि हम एक पार्टीशन बनाने की बजाय डाटा की मल्टीपल पार्टीशन, 10 पार्टीशन फॉर एग्जांपल हमने बना दी, तो एक टेस्ट के लिए यूज होगी, 9 ट्रेनिंग के लिए यूज। फिर वो जो पहले टेस्ट के लिए यूज हुई थी वो अब ट्रेनिंग का पार्ट बन जाएगी और कोई भी जो पहली वाली नोट्स उनमें से कोई और निकल के वो टेस्टिंग का पार्ट बन जाएगी। तो इस तरह से हम बारी बारी ये करी जाती है। इसी का एक वेरिएंट है लीव वन आउट, वो भी अभी हम देखें। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की कि हम प्रोपोर्शन वाइज जो सैम्पलिंग लेने की कोशिश करते हैं वो है, और एक बूटस्ट्रैप है व्हिच इज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। होल्ड आउट
say it starts with holdout. ये हम यहाँ ये वाला पोर्शन कंप्लीट करके फिर आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करेंगे और जो एवेल्यूएशन मेजर्स जो एडवांस्ड एवेल्यूएशन मेजर्स हैं वो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो होल्ड आउट जो है वो क्या करता है कि इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल डाटा सेट्स। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि जब डाटा सेट स्मॉल हो तो फिर वैलिडेशन की ऐसा जगह ही नहीं बचती। हमारे पास पहले ही 5000 डाटा सेट के अंदर वो है सारा कुछ, तो अगर हम उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये रोटी एक है तो उसके 2 हिस्से कर लें तो काफी है, 3 करके क्या मिलेगा। तो ये है कि हमारे पास हाफ को फिर ट्रेनिंग और हाफ को टेस्टिंग या फिर 2/3 और 1/3, ये डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा कितना है डोमेन। फॉर अ स्मॉल और अनबैलेंस्ड डाटा सेट सैंपल माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि सैंपल को रिप्रेजेंट, देखो हमारे पास फिर ये भी एक लिमिटेशन होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की कि अगर हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड है, एक्चुअली रिक्वायर्ड है, उससे कम डाटा है, हम कोशिश के बावजूद भी हमारे एल्गोरिथम अच्छा लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, मशीन लर्निंग की फिर ये लिमिटेशन है ना कि उससे जितना आप सैंपल्स डिफरेंट वेरिएशंस के दिखाएंगे तो वो उतना ही अच्छा लर्न करके आपको फुली क्लासिफाई करके बताएगा। जब आपने उसको डाटा सेट ही बड़ा कम दिखाया हुआ है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। For instance, it might generate training or testing data with few or none instances of some classes। तो ये जब उसमें वो ट्रेनिंग सेट में जब आप रैंडमाइज करके कोशिश करते हैं या अनबैलेंस करते हैं उसे, तो मसलन जिस तरह हमने कहा कि वो 9990 एक के थे और 10 इंस्टेंसेस दूसरी क्लास के थे, उसको जब हमने स्प्लिट किया तो स्प्लिट करने में 10 में से एक इंस्टेंस आया 9 का, तो उस एक इंस्टेंस को समझना और उसकी बुनियाद पे उसको हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल है। ये बड़ी सीरियसली अनबैलेंस्ड इनपुट मिल गई ना मशीन को, मशीन लर्निंग मॉडल फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा उस पर। तो रीजनेबल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर क्लास की डाटा के अंदर होनी चाहिए। So stratified sampling makes sure that each class is represented with approximately equal proportion in both subsets. Equal proportion है, 90-10 है तो दोनों में ही 90-10, 80-20 है तो ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों में ही 80-20 है। So generally we prefer to follow stratified sampling। और अगर डाटा में अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन हो, इतनी फिक्र की बात ना हो, तो फिर रैंडम सैम्पलिंग भी अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है। ठीक हो गया? Yes. So repeated holdout. Holdout estimate can be made more reliable by repeating the process with different subsamples. In each iteration, a certain proportion is randomly selected for training, possibly with stratification. The error rates of the different iterations are averaged. तो ये वो है कि आप एक ये होल्ड आउट है ना, 1/2 कोई सा भी हाफ आपने लिया, तो पहले आप वो रैंडमली एक हाफ सेलेक्ट किया, फिर आपने रैंडमली एक और हाफ सेलेक्ट किया, फिर आपने रैंडमली एक और हाफ सेलेक्ट किया। तो सिलेक्शन के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना कि आपने जब सिलेक्शन करना है तो ये नहीं कि एक से लेके से आपके पास 50,000, तो 1 से लेके 25,000 आपने ट्रेनिंग में डाल दिए, 25,001 से लेके 50,000 आपने टेस्टिंग में डाल। नेक्स्ट में आप रैंडमली सेलेक्ट कर लें, कोई से भी 25,000 रैंडम उठ के ट्रेनिंग में जा सकते हैं, कोई से भी 25,000 उठ के टेस्टिंग में जा सकते हैं, और इस चीज को आप रिपीट करते जाएं हर बार। तो वो हर दफा ट्रेनिंग और टेस्ट बदलते जाएंगे ना, तो आपसे इस तरह की 10 इटरेशंस कर लेते हैं। तो 10 इटरेशंस करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि हर दफा एक रैंडमली सिलेक्टेड ट्रेनिंग सेट से हमने मॉडल को ट्रेन किया और रैंडम बाकी के जो बचे थे उनसे हमने उसे टेस्ट किया। तो अब हम इस ओवरऑल 10 इटरेशंस करने के बाद हम उसकी एवरेज निकाल रहे हैं। एक दफा एक्यूरेसी आई 94, एक दफा एक्यूरेसी आई 89, एक दफा एक्यूरेसी आई 74, एक दफा एक्यूरेसी आई 98। तो जिस तरह से वो डिफरेंट एक्यूरेसीज आई उन सारों की फिर एवरेज लेके हम रिपोर्ट करते हैं। तो इस सारी चीज का मकसद क्या होता है? अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी को, जो एस्टिमेट्स की रिलायबिलिटी है उसको एनहांस करना। क्योंकि आप सिर्फ अगर एक दफा ट्रेन करके और उसके ऊपर ही टेस्ट करके चला देते हैं तो उसमें कोई ना कोई अल्लाह वालों कोई फेवरेबल सिचुएशन बनी हो तो ये भी हो सकता है कि वो इतना रिलायबल नहीं हो। ये वाली चीज ज्यादा रिलायबल हो।
इसी तरह की एक चीज होती है जिसे कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। तो हम क्या कहते हैं, डाटा को के सबसेट्स में स्प्लिट कर, तो हर सबसेट को फिर बारी बारी इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसकी एक विजुअलाइजेशन है कि हम 10 स्प्लिट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। पहले स्प्लिट को टेस्ट के लिए रख लिया, 2 से लेके 10 तक को ट्रेनिंग, फिर दूसरे स्प्लिट को निकाल दिया टेस्टिंग के लिए, 1 और 3 से लेके 10 तक 9 स्प्लिट्स पे ट्रेनिंग, फिर तीसरे को रख लिया और बाकी 9 से ट्रेनिंग की। तो करते करते ये हमारी 10 डिफरेंट पोर्शंस बन जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हर एक रिकॉर्ड जो है वो ट्रेनिंग का पार्ट भी बनता है, वो मल्टीपल टाइम्स ट्रेनिंग का पार्ट बनता है, और एटलीस्ट एक दफा टेस्टिंग का पार्ट बनता है। तो कोई वो पेड़ा गंदा मंदा जो भी हो रिजल्ट, वो फिर टेस्टिंग का पार्ट जो है, आउटलायर सारे के सारे फिर टेस्टिंग में वन आफ्टर द अदर आ जाता है। आप इसमें देख रहे हो हर एक टेस्ट का पार्ट बारी बारी बारी, तो ये इस तरह ये डायगोनली ये चलता जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो एवरी इंस्टेंस ऑफ डाटा इज टेस्टेड एट लीस्ट वंस। इसके अंदर जो ये इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ है, इसमें जो हम रैंडमली वो चीजें उठा रहे हैं, तो हमें वी आर नॉट श्योर कि हर एक वाकई में टेस्टिंग का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। इसके अंदर ये हम श्योर भी कर, and this is actually one of the probably one of the most widely used methods with what हम पढ़ रहे हैं कि fold validation जिसे कहते हैं। Standard method for evaluation stratified 10-fold cross validation। Why 10? ठीक है, 10-fold उसने कहा ना, हम general notion is k-fold where we set k is equal to 10 in general. So why 10? Extensive experiments have shown that this is the best choice to get an accurate estimate. So as a matter of fact, we can do 20-fold, 30-fold, 50-fold. What happens is actually we see अच्छा accuracy जो है वो folds बढ़ाने से उससे उस पर कितना फर्क पड़ रहा है। तो अगर 2-fold था तो accuracy यहाँ थी, 3-fold था तो accuracy यहाँ आ गई, 4-fold था accuracy यहाँ, 9-fold पे accuracy यहाँ आ गई, 10-fold पे accuracy यहाँ आ गई, 11-fold पे accuracy यहाँ रही, 12-fold पे यहाँ रही, 13-fold पे यहाँ रही, 14-fold पे यहाँ रही। तो ये करते 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 आप 20-fold पे भी चले गए तो एक्यूरेसी इधर ही कहीं रही। तो यहाँ से वो आगे मतलब यहाँ से आगे नेग्लिजिबल फर्क पड़ रहा है एक्यूरेसी के ऊपर। तो ये जो फोल्ड्स में डिवाइड करना और उसको एस्टिमेट करना, उतनी टाइम हमारी एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ जाती है। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दिस, सो वी नीड टू स्टॉप समवेयर। So empirically it was observed that after 10 say folds या वो वैलिडेशन जब हमने की, तो उसके बाद जो 11 से ऑनवर्ड जो फर्क पड़ रहा है मॉडल की एक्यूरेसी को बेहतर बनाने में, या बेसिकली एक्यूरेसी तो नहीं, एस्टिमेशन को बेहतर, वो मोर और लेस सेम एस्टिमेशन, कुछ खास फर्क उसमें नहीं था। That is what we say extensive experiment। और इस चीज का नाम क्या है? इस चीज को कहते हैं एम्पिरिकल इवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? एम्पिरिकल इवैल्यूएशन से। जब एम्पिरिकल की लफ्ज का आज मतलब समझ आया कि क्या होता है, कि हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता x + y = 24 हमने कह दिया तो ये बड़ी एक वेल डिफाइंड चीज बन गई, या 2 और 3 5 होते हैं, ये बड़ी क्रिस्प बात है। लेकिन ये हमने फोल्ड्स कितने रखने हैं वी डोंट नो। तो दिस इज हाउ वी डू। और ये एम्पिरिकल इवैल्यूएशन जो होती है एक डाटा सेट पे नहीं होती कि आप कहेंगे कि मैंने एक करके देखा तो ऐसे आया। ये हजारों एक्सपेरिमेंटेशन, मल्टीपल डोमेन के, टेक्स्ट का भी आ रहा है, इमेज का भी आ रहा है, फलाने का भी आ रहा है, हर तरह के डिफरेंट डोमेन्स के आ रहे हैं, बैंकिंग का भी आ रहा है, और उधर से बच्चों के स्कूल का डाटा आ रहा है, यूनिवर्सिटियों का डाटा आ रहा है, हर तरह का डाटा आ रहा है। उस सारे वैरायटी ऑफ डाटा सेट्स के ऊपर जब काम करके एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन ऑन अ वैरायटी ऑफ डाटा सेट्स, ये पता लगा के 10 जो है वो बेहतर है। दैट इज हाउ वी से वी कम अप विद दिस। तो ये जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, यहाँ पे एक साइड नोट आपको ये बताता रहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी चीजें इस तरह एम्पिरिकली डिफाइन होती है कि जो आपके जितने भी प्रोसेस मॉडल्स सॉफ्टवेयर के बनते हैं, क्योंकि वो बड़े सब्जेक्टिव और वो
पर्सन टू पर्सन वेरिएशन आ सकते हैं उनकी एप्लीकेशन में। तो फिर यही होता है कि हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिन लोगों ने बनाए होते हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स और मॉडल की ट्वीकिंग्स होती हैं, ये कौन लोग करते हैं? ये फिर वो IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फला टॉप ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठते हैं एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड दे से कि ओके इस स्टेज के ऊपर ये वाली चीज जो है वो चेकलिस्ट का पार्ट बना दें। जो डिजाइन प्रोसेस है, हम तो ये पढ़ते हैं ना कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, उसके बाद क्या अगली चीज क्या आ गई, एनालिसिस एंड डिजाइन आ गया, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और फिर डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। ये हम SDLC पूरा पढ़ लेते हैं। तो व्हाट दे से इज कि ओके अच्छा अब इस चीज को इस तरह से ट्वीक कर लिया जाए तो ये एक अच्छी प्रोपोजिशन बन जाएगी इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए, या ये मॉडल जो है ये एक डिफरेंट मॉडल बन जाएगा। तो दिस इज हाउ दीज मॉडल्स कम आउट। वो भी एम्पिरिकल स्टडीज की बेस पे ये सारी की सारी चीजें बनती हैं, ट्वीक होती हैं, इवॉल्व होती हैं और फिर स्टैंडर्डाइज समहाउ होना शुरू हो जाती है। So stratification reduces the estimates variance. Obviously वो proportionate करने की कोशिश करती है। Even better repeated stratified cross validation. अगर आप उसको भी stratified करने की कोशिश करते हैं cross validation में, तो वो भी एक proposition है कि ताकि आपके जो instances हैं उनकी proportionality जो है वो हर दफा training और test में वो intact रहे। तो आखिर में हम करते क्या है कि वो जो 10 दफा हमने चलाया है तो हर दफा की जो एक्यूरेसी आई या जो भी मेजर्स आए आगे चल के और भी कई सारे मेजर्स देखेंगे तो उनकी एवरेज हम रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो एवरेज रिपोर्ट करना होता है ना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। हम जब रिसर्च पेपर्स की तरफ जाएंगे, आप लोगों में से अगर कुछ लिखने में इंटरेस्टेड हैं, तो रिसर्च में क्या होता है कि फिर जब आप ये काम करते हैं तो फिर उसके आप एवरेज रिपोर्ट करते हैं ओवर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, तो दैट इज रिगार्डेड वेरी हाई। इसने कोई एक ही बस एक्सपेरिमेंट इस डाटा सेट के ऊपर करके उसका रिजल्ट नहीं रिपोर्ट किया, बल्कि इसने ये वैलिडेशन की, क्रॉस वैलिडेशन के अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए ये रिजल्ट्स निकाले, तो इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू जस्ट वन एक्सपेरिमेंट। तो कई तरह की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इसके अंदर थी। तो लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन भी है। लीव वन आउट में क्या होगा, बड़ी सख्त किस्म की वो है। ये कहते हैं कि वो अगर आपके पास 1,00,000 इंस्टेंसेस हैं तो 99,999 के ऊपर ट्रेन कर दो, एक के ऊपर टेस्ट करो, और ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो 1,00,000 दफा करो। 1,00,000 दफा करने से क्या होगा कि हर दफा एक रह जाएगा और बाकी के सारे जो है वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो एक टेस्ट होगा। और अब जो आंसर आएगा हर एक दफा का, उसकी ओवरऑल हम एक्यूरेसी लें, तो इसका आंसर तो बड़ा बाइनरी आएगा ना हर दफा। अगर उसने सही क्लासिफाई कर दिया तो 100 आंसर आ जाएगा, गलत किया तो 0 आंसर आएगा। वो हंड्रेड्स और जीरोस जितने भी आ रहे हैं उन सारों को फिर हम एवरेज आउट कर देंगे 100,000 एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन ये चीज। इसमें फिर वो रैंडम सब सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफिकेशन और हर चीज इररिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि हमने हर दफा में एक ही लेना। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाता सर एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगी। वो देखो ना, डाटा साइज जो है वो 1,00,000 है तो 1,00,000 दफा एक्सपेरिमेंट रन करोगे, 1,00,000 दफा वो कर्व ड्रॉ करोगे, फिर वो यस सर। सारी चीज हो। और अगर डाटा सेट अल्लाह ने बरकत दे दी, 10 लाख का हो गया, करोड़ का हो गया, फिर क्या करोगे? फिर है सर ना? और एक्सपेंसिव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर हम यूज़ कहाँ करते हैं फिर इसको? मतलब इसको जब छोटे डाटा सेट्स हों तो इट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। और सर ये जो क्रॉस वैलिडेशन है ये भी स्मॉल डाटा सेट्स में यूज होती है। उसमें ये है ना, है क्रॉस वैलिडेशन नहीं बड़े डाटा सेट्स में यूज होती है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हमें जहाँ पे हाई उसमें एक्यूरेसी देखो ना चाहिए, k की वैल्यू हमने रखनी है, k इज इक्वल टू 10 हमने रख लिया, तो वो डजंट मैटर कि हमने उस चीज को 10 दफा ही रन किया पेन टेस्ट ये कर। ठीक। यस सर यस सर। तो एक्यूरेसी ये भी कह सकते हाई हैं सर। तो नहीं, जो आप फर्क कह रहे हो ना वो हाँ जी, दैट इज नॉट
that is another thing. Actually, it is this cross validation is about the credibility of the results. कि ये जो अगर ये कह रहा है कि 87% एक्यूरेसी है, तो हाउ to what extent should I respect that कि यार वाकई 87% हो, ठीक है। अब उसको ये प्रूव देखो करना ना, है कैसे? ये इसकी एक मिसाल समझ लो, इसकी दूसरी मिसाल समझ। ये बिल्कुल ऐसे ही है। हम सारे ये क्रिकेट हमारी बड़ी फेमस गेम। अब एक बंदा आया है, ठीक है, उस बंदे ने आके पहले मैच में सेंचुरी बना दी, ठीक है। हम उसे कंधों पे उठा के फिरना शुरू हो गए, बल्ले बल्ले भी हमें बैट्समैन मिल गया। पाकिस्तान में वैसे ही बैट्समैन मिल जाएगा, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर, है ना। Yes. तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि वो आगे से फुसफुसा ही निकले, अगुओं तो 20 स्कोर भी ना बने। अब ऐसे ही होता है। वो जो वन इंस्टेंस पे जो टेस्टिंग होती है ना, वो ये वाली थी कि उसको खिलाओ और उसकी क्या निकालो, उसकी क्या देखो। हम कहते हैं जी इस बैट्समैन की एवरेज है, आप देखना विराट कोहली, केन विलियमसन और फलाना फलाना, सारों की एवरेज नहीं रिपोर्ट हो रही होती है ना, यस सर, हो रही होती है। Yes, sir. कि नहीं? बिल्कुल सर। दैट इज अगेन अक्रॉस वैलिडेशन, अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट्स, और वो सारा जो या एक ही फॉर्मेट में रहते हैं उसके पूरे इतने लंबे टेन्योर की डिफरेंट जगहों पे और डिफरेंट पैरामीट्रिक सेटिंग्स में। यस सर, दुबई वो में भी हर उसे मैच का खिलाया हमने। एवरेज दिखा देते हैं कि वो एवरेज स्कोर कितना मारते हैं हर। अब उसमें वो चीज बड़ी अच्छी है। इस सारी जो अभी हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की है ना, वो सारी इसमें आती हैं। देखो पैरामीट्रिक सेटिंग भी होगी, उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिला दिया, ठीक है, उसको पाकिस्तान के खिलाफ भी खिला दिया, उसको यस पाकिस्तान सर। के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी खिला दिया और दुबई में भी खिला दिया स्पिन विकेटों पे, ठीक है। इंडिया में इंडिया के खिलाफ भी खिला दिया और फिर साउथ अफ्रीका में भी इंडिया के खिलाफ खिला दिया। तो हमारे पास सारी पैरामीट्रिक वेरिएशन आने के बाद he has played across all the different countries in different environmental settings, and then this is what he has performed. वो उसका जो कैलिबर है, उसकी रिफ्लेक्शन वो क्रेडिबल होगी कि नहीं होगी? यस सर, इस क्रेडिबिलिटी की समझ आ रही है? तो इट इज आ रही है। नॉट अबाउट गेटिंग अ हायर एक्यूरेसी। हायर एक्यूरेसी तो ये भी हो सकता है कि डेड पिच पे उसे लाई जाओ और वो सेंचुरियां मारी जाए, ठीक है, तो कहोगे जी जबरदस्त हो गया, तो एक्यूरेसी हाई आ गई। लेकिन क्रॉस वैलिडेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको इंश्योर करना है कि हमने आउटलायर्स टाइप की चीजें वैल्यूएशन में डाली हैं, आउटलायर्स को मॉडल बनाने में भी डाला है, और डिफरेंट वेरिएशंस को हमने मॉडल बनाने में और मॉडल को एवेल्यूएट करने में, दोनों में इस्तेमाल करके देखा है। और अब ये सिस्टम ये कह रहा है और फाइनली मॉडल इस जगह पे आके कन्वर्ज हुआ है, एंड दिस इज व्हाट इट हाउ इट लुक्स लाइक, और ओवरऑल एवरेज इसकी ये वाली आ रही है। अब इस एवरेज की समझ आती है? Yes, sir. यस सर। So it is, this thing is not to get higher accuracies. Accuracy बेशक लोअर हो जाए, हमें उससे कंसर्न, हम झूठी accuracy नहीं दे रहे, लेकिन सर वो हम जो जस्टिफाई बात होगा कर रहे कि हैं वो वाकई ये credible है। एब्सोल्युटली राइट है। Yes, this is what we call the credibility. What we are saying is absolutely correct to what we know. ठीक है, फर्क समझ आया Yes, दोनों बातों में? आगे समझ। तो व्हाट यू आर एंटिसिपेटिंग कि ये एक्यूरेसी को हाई करने में मदद देती है, ये एक्यूरेसी जो हमारा रिजल्ट है उसकी क्रेडिबिलिटी एनहांस करने उसकी इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट झूठी मूठी की एक्यूरेसी बनाने में नहीं है। yes. So bootstrapping cross validation uses sampling without replacement. The same instance once selected cannot be selected again for particular training and testing. वो देखा था आपने क्रॉस वैलिडेशन के अंदर कि आप यस वो सर। आगे डायगोनली मूव करते जा रहे हैं। बूटस्ट्रैपिंग यूजेस सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, क्या आप वही चीज दोबारा भी यूज कर सकते हैं। सैंपल डाटा ऑफ n इंस्टेंसेस n times with replacement to form a new data set of n instances. Use this data for as training and use the instances from the original data set. Don't incur in the training set for. तो अब अगर आप उसको थोड़ा सा आजाद करते हैं, हमने से वो करना तो हम 90% जो है वो उठा लेना है, इसके लिए 9 फोल्ड्स उठा रहे हैं ना, तो जो 9 फोल्ड्स उठा रहे हैं क्रॉस वैलिडेशन में हम बड़े वो स्ट्रिक्ट होते हैं कि बस ये वाले 9 उठाने, वो हम नंबर से चलते हैं, क्वाड आईडी से चलेंगे कि 1 से लेके 100 तक जो है वो टेस्टिंग में जाएगा, 101 से लेके 1000 तक ट्रेनिंग में जाएगा। अब 201 से लेके
101 से 200 तक ट्रेनिंग में जाएगा और बाकी सारे टेस्टिंग में जाएगा और बाकी सारे ट्रेनिंग में जाएगा। फिर 301 से लेके या 201 से लेके 300 तक टेस्टिंग में जाएगा, बाकी सारे ट्रेनिंग में। इट्स वेरी रिजिड। उस रिजिडिटी को रिलैक्स करना है। कोई से भी 900 रैंडमली सेलेक्ट कर और 10 दफा ये सिलेक्शन करें, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन ऑफ 900 data elements for training and the rest of the 100 for testing. So this would be bootstrapping. तो डिफरेंस समझ आ गया दोनों में कि देयर आर चांसेस के कोई एक इंस्टेंस जो है वो मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग के अंदर घुस जाए। मतलब एक ठीक हो गया? डाटा एक दफा ही मतलब यूज होगा टेस्ट ट्रेनिंग के अंदर, टेस्टिंग के अंदर नहीं मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। तो इसके अंदर देखो ना रिजिड है, इसके अंदर ये कह रहा है क्रॉस वैलिडेशन में ये कह रहा है कि हर डाटा सेट एक एक दफा टेस्टिंग से गुजरेगा। Yes, sir. और देखो ना ये सारे ट्रेनिंग का पार्ट है और ये टेस्टिंग है। अब ये टेस्टिंग है और ये बाकी सारे ट्रेनिंग, फिर ये टेस्टिंग है, बाकी सारे ट्रेनिंग है, करते करते हर एक से गुजर रहा है। बूटस्ट्रैपिंग में हम ये नहीं कह रहे कि ये वाले टेस्टिंग, बूटस्ट्रैपिंग में हम कोई से भी रैंडम को उठा के उन्हें हमने साइड पे कर, अगली दफा कोई और रैंडम हमने उठा के साइड पे कर लिए कि ये सो जो है वो टेस्टिंग में आएंगे, बाकी सबसे मॉडल ट्रेन करना। तो वो रैंडमाइजेशन की स्ट्रेटजीज हम बदल सकते हैं, उनको स्ट्रेटिफाइड 100 का सैंपल भी बना सकते हैं जो कि रैंडमली सिलेक्टेड हो, वगैरह वगैरह। कई सारी अप्रोचेस उसमें वेरिएशन ला सकते हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं कह रहे कि इतने रिजिड नहीं हो रहे। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बूटस्ट्रैपिंग एंड K-fold। ठीक है, यानी कि K-fold का एक रिलैक्स वेरिएंट है इन अदर वर्ड्स। So n instance has probability of 1 minus 1 by n of not picking, क्योंकि हम n टाइम्स उसको अगर उठाएंगे तो 1 minus 1 by n हो जाएगा ना। हर दफा उसके पिक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 by n, ठीक है ना। यस n में से अगर मैंने किसी चीज को उठाना है और वो 1 by n की प्रोबेबिलिटी है। ठीक हो गया जी। तो मैं उसको पिक होने के चांसेस दिए हैं, तो इस केस में वो ट्रेनिंग डाटा विल contain approximately 63.2% of the instances। तो अगर वो हर दफा हम इस तरह से अगर ट्रेन करते हैं तो वो कुछ ये वाली प्रोबेबिलिटी है। समझ आ गई? Yes, sir. वो नेचुरली 63.2 इंस्टेंसेस पे कन्वर्ज कर देगा। हम हर दफा बहुत सारों में से और अगर एक, इसका मतलब क्या है कि वो जो अगर एक ऑलरेडी पिक हो गया तो हमारी वो बारी गई, फिर हम उसमें किसी और को पिक नहीं कर रहे। समझ आ गई? मतलब पहली दफा आया 543 वाला इंस्टेंस उठा के हमने रख लिया, फिर नेक्स्ट करते करते एक और दफा 543 आ गया, तो वो बारी हमारी मिस हिट हो जाएगी जब हमने कुछ भी नहीं कहा। तो ऑब्वियसली फिर वो जितने भी मिस हिट्स होंगी आफ्टर n अटेम्प्ट्स, वो सारी की सारी किधर चली जाएंगी? टेस्टिंग में। Testing और में जो sir. एक्चुअल हिट्स होंगी वो सारी की सारी ट्रेनिंग में चली जाएंगी। Training में चलिए। ये सारी चीज, ये फॉर्मूला इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रैंडमली n में से पिक करने के क्या चांसेस होते हैं? 1 by n। 1 by और n। ना पिक होने के क्या चांसेस हैं? 1 minus 1 by n, sir. ठीक है, तो 1 minus 1 by n एक्सपेरिमेंट को अगर हम n टाइम्स करें, Yes, sir. वो तो ना दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। कोई क्वेश्चन देख एक दफा तरा तो निकल जाता है, लेकिन ये असल में इतनी मुश्किल बात। ठीक हो गया? Yes, sir. सर ये n बचपन से चलता आ रहा था, 9 से शुरू किया था। हाँ भाई, n ने नहीं जान छड़नी। n भी जान छोड़ता है सर। n बाबा जी, n ने। अच्छा, जाते जाते एक और चीज, ये अब यहाँ से आगे हम अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हाउ टू कंपेयर रिलेटिव परफॉर्मेंस अमंग कंपीटिंग मॉडल्स। अब वो जो कॉस्ट मैट्रिक्स वगैरह तो हमने देखे, वो कॉस्ट मैट्रिक और वो जो प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर, वो सारा कुछ हमने देखा। उसके अलावा कुछ एडवांस मेजर्स भी यूज होते हैं जो बड़े मजेदार हैं, और इन सारों को देख के अगर हमें, मैं कहता हूँ अगर ये चीज समझ आ गई ना आप लोगों को, ये वाली चीज जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इन 2 लेक्चर में, तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हूँ। सर अभी तक आपने तो इस जितने चीज पे भी कोई डाउट्स है कॉम्प्रोमाइज ना, नहीं।
अभी तक तो जितने भी डाउट्स थे ना सर, कि जो पीछे जो पढ़ा इवैल्यूएशन क्यों करनी चाहिए, क्यों होती है, फायदा क्या, वो सारे डाउट्स अभी तक क्लियर हो गए हैं सर, काफी हद तेरे तक बेटा सर। मैं सारे डाउट अच्छा, क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, एक और डाउट आप लोगों को बता देता हूँ। हम उधर गए सॉफ्टवेयर हाउस में, जो मैं बता रहा था वो तो मेरे ज़हन में है, वो रिसेंट बात। तो एक उन्होंने बड़ा कंसर्न रेज किया। उन्होंने कहा आज का जो हमारा ये स्टूडेंट है, ये थोड़ा सा हॉपिंग बड़ी ज़्यादा करता है। उसका मतलब ये है कि उसको थोड़े से 20,000 ज़्यादा पे ऑफर आ गई तो वो दूसरे में चला जाता है, फिर भी 10-20,000 की ऑफर ज़्यादा आ गई तो फिर तीसरे में चला जाता है। इन अ वे इट्स अ गुड थिंग एंड इन अ वे इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग। तो ये इसको वो ट्रस्ट फैक्टर से एट्रीब्यूट कर रहे थे। तो देखिए, जब आप किसी जगह पे रह के कुछ सीखते हैं ना, तो देन यू शुड पे इट बैक। अब होता ये है कि जिस तरह इस वक्त आप ये सीख रहे हैं मशीन लर्निंग, हम तो आपको पढ़ाने आए हैं, हमने हम हमारे लिए अब आप हमारा ब्रांड बन गए ना। कल को आपसे कोई पूछेगा कि यार मशीन लर्निंग पढ़ी है, आप सवालों के जवाब देंगे, आप बदबूदार जवाब देंगे तो हमारे इससे बू आ जाएगी। आप बड़े ज़बरदस्त फ्रेगरेंस छोड़ेंगे, क्या बात है, तो हमारे इससे अच्छाई आ जाएगी। हमारा हिसाब और होता है एज टीचर्स यू आर रिप्रेजेंटिंग अस। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये होता है कि अगर आपको वहाँ पे कुछ लोग ट्रेनिंग देते हैं, सारा कुछ करते हैं, और मीनवाइल आप साथ साथ नौकरी भी सर्च करी जा रहे हैं, तो द मोमेंट यू गेट प्रोडक्टिव फॉर देम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट they worked on you and they enabled you to become something. And the moment you become something, आपको एक और जगह से ऑफर आती है, से 20,000 प्लस की, 30,000 प्लस की, you jump there. तो ये इट हर्ट्स इन अ वे कि यार इसको मैंने ट्रेन किया था, ये उधर चला गया। इट्स अ नॉर्म एज वेल इन द इंडस्ट्री, होता है ऐसा। समटाइम्स लोग कम पैसे दे रहे होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप इन चीज़ों को डिस्कस कर लें, ओपन अप हो जाए इस सिलसिले में कि सर ये है, उससे आगे मुझे फाइनेंशियल टर्म्स में मुझे ज़रूरत है, इतना है, मुझे ज़रा रिविजिट करते हैं मेरी सैलरी, मुझे तो ऑफर भी आ रही है, वगैरह वगैरह। तो यू शुड पे बैक। ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी रिस्पेक्ट में भी इजाफा करती है, और आपके जो ओवरऑल आपके इंडस्ट्री में फिर सूनर और लेटर फिर हर बंदा एक दूसरे को जानना शुरू हो जाता है, तो आपकी अच्छी क्रेडिबिलिटी भी बनाती है। आपके बारे में रिव्यूज आते हैं, जिस तरह लिंक्डइन पे एंडोर्समेंट्स आती हैं, फलां होता है, इसी तरह आप कल फलां को लेटर्स लेते हैं लोगों से, फिर आपके सीवी में भी रिफ्लेक्शन आ जाती है ना कि साल ये बंदा एक एक साल टिकता है एक जगह पे, इससे ज्यादा नहीं टिकता। फिर आपसे एक सवाल, बड़ा सवाल ये होना शुरू हो जाता है 2-3 साल बाद के, भाईजान आप तो टिकते ही नहीं है कहीं पे, हमारे पास कितनी देर रुकेंगे। तो ये भी एक सवाल सामने आना शुरू हो जाता है। फिर जब जितनी आप हायर पोजीशन पे जाते हैं, फिर उतनी पॉसिबिलिटीज भी कम होती हैं, फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर प्रोफाइल के साथ ऐसी चीज़ें एट्रीब्यूट हुई हो तो और ज़्यादा मुश्किल। तो मेक इट श्योर कि एक बैलेंस तरीके से आपके डिसीजन मेकिंग, और आप ट्रस्ट भी विन करें, लर्निंग भी करें। आपको लर्निंग नहीं हो रही तो आप ट्राई टू, इंस्टेड ऑफ ऑल्टरनेट चीज़ों की तरफ रुझान करने की बजाय, जो आपके मैनेजर हैं या जो हायर अप्स में लोग हैं, उनके साथ आप चीज़ों को डिस्कस करें कि व्हाट शुड आई डू। तो वो अमूमन बेहतर डिसीजन लेने की तरफ आपको हेल्प आउट करती है। तो विद दिस क्लासेस मेरा ख्याल है ऑन कैंपस भी शुरू होने का मामला बन रहा है। सर यस सर, मंडे वैक्सीनेशन से कंपल्सरी कर दिया हाइब्रिड है मंडे सर। से। टीका किस किसने लगवा लिया है, हैंड रेस करें। सर अभी तो अच्छा नहीं, अभी तो रजिस्ट्रेशन की है सर। अच्छा हाँ, आप लोगों को तो वो नहीं है, वॉक इन नहीं है। यस सर। मैंने तो लगवा लिया है एक, आपने कौन सी लगवाई है सर? साइनोवैक वाली, एस्ट्राजेनेका। वो लगवा ली। एस्ट्राजेनेका खत्म हो गई थी, साइनोवैक सर वाली है। बेसिकली साइनोवैक तो कनाडा की सर, वो कह रहे हैं ये नहीं लगवानी चाहिए, ना स्पुतनिक ना सर ये स्पुतनिक, और ये साइनोवैक जो है। और यार जितने मुंह उतनी बातें ना, कोई समझ नहीं आ रही। यस अल्लाह का सर, नाम इतनी लेके अल्लाह, मिर्च पहले अल्लाह को सर, माफी इतनी मंगी है, अल्लाह को सर माफी इतनी मंगी है, मिर्च, तौबा की थी, कलमा इतनी पढ़िया है, ते लवा लिया टीका। इतनी मिथ क्रिएट की आपको हुई है कुछ नहीं अब आता ये। था, बेफिक्र हो जाए। सर अब इन दोनों के बारे में, सर अब इन दोनों के बारे में ये है कि इससे बेौलादी बढ़ रही है यंग जनरेशन में, ये अलग मिथ पैदा हो गया सर। वो सर सारे यार इतनी बातें हैं। हाँ जी अरकम भाई। सर कुछ नहीं, वही मैं कह रहा था कि सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे।
यस सर, हाँ, हर हाजिरी कोई लगा सिलाई लिया में आ आपने। रहा है। नहीं अभी तो हमारी अभी तो शुरू हुई है, 1 हफ्ता हुआ है 19 से आपके लोगों को। नहीं नहीं, हाजिरी ये क्लास की लगा दी आपने, हाजिरी जी, अटेंडेंस। हाजिरी लगा दी। शाहिद सुहेल, तूने क्या टीका लगवा लिया, हाथ तूने खड़ा कर लिया? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने मैसेज किया, बस रजिस्टर हो गए, अभी लगी नहीं है। हेलो, जी 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 बताएं। मैंने कहा सर वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अभी तक वैक्सीन लगवाई नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो यार अब जुम्मे का सर टाइम हो रहा है। जी सर, एक दफ़ा अगर 2 मिनट मुझे दे दें जाने से पहले, मैंने इसलिए हैंड रेज किया। अच्छा, 1 मिनट है तेरे पास। सर स्क्रीन शेयर करूँ तो मुझे हम्म। स्क्रीन शेयर इनेबल करवा दीजिए सर, स्क्रीन शेयर ज़रा इनेबल कीजिएगा। यार वो लंबाई काम है, किधर से होती है, भूल ही गया। सर वो पार्टिसिपेंट्स में जाएं। बता। नहीं सॉरी, सिक्योरिटी आ रही होगी, उसमें आ रहा होगा स्क्रीन शेयर, नीचे ही आ रहा होगा मोर सिक्योरिटी। नीचे, किधर नीचे? जहाँ जहाँ आप शेयर स्क्रीन करते हैं हाँ ना, ये वहाँ पे सिक्योरिटी आ गया, सिक्योरिटी आ गया। इधर आ रहा होगा शेयर स्क्रीन। शेयर अलाउ स्क्रीन, चलो पार्टिसिपेंट, आप अपनी बंद करेंगे पार्टिसिपेंट को फिर, कर दिया जनाब। और आप अपनी बंद करेंगे फिर वो कर सकता है। चलो करो जी भाई जान। सर ये स्क्रीन शेयर हो रही है। और चैट तो नहीं करते रहते ये? मैंने आज देखा है चैट, सर गैरीन एंड देमसेल्व्स, अनम्यूट देमसेल्व्स, स्टार्ट वीडियो, सारा कुछ तुम करते हो। तुम लोगों ने मैंने बहुत इजाजत दी है भाई। स्क्रीन शेयर हो अच्छा रही है। हाँ बता यार। हाँ हाँ हो रही है। सर ये ना पोस्ट के अंदर भी, स्पाइडर में भी यही मसला है, डी लिब ना इंस्टॉल नहीं हो रही। मैंने बड़े तरीकों से, बड़े हरबों से आजमा लिया है मैंने। ये देखे ना, एनाकोंडा के अंदर भी करके देख लिया है मैंने, हमारी नेटिव उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में भी किया है, मतलब कि वही एरर आ रहा है। अब मैं इसको हम्म। लिए बड़ा परेशान हूँ। मैंने अपना पाथ में जहाँ पे, अब स्पाइडर जब इंस्टॉल किया था तो उससे अपना पाइथन 11 इंस्टॉल किया था मैंने, पाइथन वैसे 11 इंस्टॉल किया था, तो जो पाइथन इंटरप्रेटर भी, ये देखें ना मेरे सिस्टम के अंदर जो मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें पाइथन मैं यूज कर रहा हूँ, ये देखें पाइथन इंटरप्रेटर भी लेटेस्ट है उस फोल्डर के अंदर। तो स्पाइडर में मैंने कौन अब ये सा है, देखें, स्पाइडर में कौन सा? सर स्पाइडर में भी यही चल रहा है लेटेस्ट, मैंने उसमें भी अच्छा। उसको अपग्रेड किया है। अब मैं बिल हम्म। आखिर डी लिब के लिए ना, ये इसमें ना विजुअल स्टूडियो के अंदर से ना ये इसको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, ये हेल्पफुल होगा। अच्छा यार तू मेरी बात सुन, ये सारे हैं जी सर। कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज, ठीक है। जी सर। इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें एक सहूलत दी है, स्टैक ओवरफ्लो। उधर जाके ये देख, ये सारे मसाइल जो है ना ये उस नोयत पे हैं, सर ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो पे ये 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 देखें सर जरा। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, और मैंने तुझे 100 बातों की एक बात बता दी है, वो ये है जी सर। कि तुम्हारा तुम्हारा अगर स्पाइडर पे चल रहा है ना सारा निज़ाम, इसको छोड़ दो। ये तुम्हारे कितना सर टाइम, स्पाइडर पे भी नहीं चल एनर्जी, एफर्ट। रहा। अच्छा तुम तो कह रहे हो ये स्पाइडर देखें पे चल रहा है। सर, स्पाइडर पे वो चल रही थी ओपन, ये जो तुम्हारा आ रहा है ना फेस रिकग्निशन मॉड्यूल नॉट फाउंड, अभी वो आ रहा चीज है, का कोई मसला आ इस रहा इस है। इस इस चीज को ना, इस चीज जी को सर। तुम जी जाके सर। उस पे एज इट इज इस एरर को कॉपी पेस्ट करो गूगल पे, जाके देखो कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है। जी सर। उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं, ज्यादातर वो अनफॉर्चुनेटली अच्छे वो रिस्पॉन्सेज नहीं पड़े होते, लेकिन कुछ इम्प्रूव करते करते कोई ना कोई एक अच्छा मिल जाता है जो कि इस जी एरर का कॉज होता है, ठीक है। जी सर, वो तो फिर ना किसी दिन ना मैं एक एक इंशाल्लाह आपकी पॉसिबिलिटी ये है खिदमत कि ये जो तुम्हारी ये जो लाइब्रेरीज है ना, इन लाइब्रेरीज को सारों को इस मुख्तलिफ जी सर। सोर्सेज से ला के इंस्टॉल करके देखो। तो समटाइम्स ये होता है कि ये लाइब्रेरीज जो है ना वो सारी वो कॉन्फ़िगर होके और एक वो रिलीज में पड़ी होती हैं, फिर उनको हम यहाँ पे आके लोड करते हैं, तो समटाइम्स वो कॉन्फ़िगरेशन के भी इश्यूज होते हैं जिससे कि वो सारी की सारी सही तरीके से लोड नहीं हो पाती। तो किसी एक ऐसे सोर्स पे पड़ी हो, ट्रस्टेड सोर्स पे, जहाँ से कि या पाइथन का अपना कोई वेबसाइट हो, वहाँ से इस चीज़ को अगर डाउनलोड करो तो फिर ये वाला इशू शायद खत्म होता है। मुझे लगता ये है कि लाइब्रेरी सही तरीके से इंपोर्ट हुई नहीं तुम्हारे इसमें, या जो रिलीज तुमने उठाई है वो रिलीज इधर आके उस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, जी कॉन्फ़िगरेशन के सर। मसाइल उसके अंदर आ रहे हैं। तो
कितने सोर्सेज से तुमने ये लिए? एक ही चीज को अगर तुम मुख्तलिफ जगहों पे इंस्टॉल करते रहोगे तो वो तुम इस तरह से भी सोचो ना कि हो सकता है जो तुम, जैसा ये नहीं होता कि हम लेके आते हैं ये हेडफोन लेके आते हैं, तो हेडफोन ला के हम कनेक्ट करते हैं तो अपने लैपटॉप में एरर ढूंढना शुरू हो जाता है, वो प्रॉब्लम हेडफोन के साथ होता है। तो ये भी तो सोचो ना कि हो सकता है कि जो लाइब्रेरी तुमने डाउनलोड की है वो ही सही ना हो, तो उसको किसी और जगह से डाउनलोड कर दे। ठीक है, जी अल्लाह जी खैर सर। करे, अल्लाह तुम्हारा मसला हल करे। ये बड़े घटिया मसाइल होते हैं और ये बहुत वक्त भी ले लेते हैं। मैंने कल रात की ऐप जितना बना लेनी थी पूरी, वो ये मुझे इसमें हम्म, खपाव कर रहा था। तो चलो ठीक है, अल्लाह करे हो जाए मसला हल जल्दी से जल्दी। ये तो नॉइज ही होता है ना, ये इसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं होती कि इसमें कितना टाइम लगा और कितना सर पाया। जी ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। सर।